अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, आज है वीकेंड और वीकेंड का असर ये होता है कि बहुत सारे लोग प्लान कर रहे होते हैं जुम्मे से ही। और मैं हमेशा हर वीकेंड पर ये बात कर रही होती हूँ कि भाई आज जब हफ्ते का दिन आता है ना, तो सबके जो दिमाग होते हैं वो बस इसी बात में लगे हुए होते हैं कि कल संडे है, छुट्टी है, लेकिन अपने अपने काम जो है वो हफ्ते को प्लान कर लेने। अच्छा, जब आप अपने काम हफ्ते को प्लान कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये बात आप श्योर कर लेते हैं कि जब आप मंडे को वापस आएंगे तो खुश खुश वापस आएंगे और मंडे को आपने काम का स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। और काम का स्ट्रेस तो बिल्कुल लेना ही नहीं है। उसकी रीज़न ये होती है कि काम जो है वो पैशन के साथ किया करें, काम जो है वो मेहनत के साथ किया करें, तो सारी चीज़ें जो हैं वो फिर हल हो जाती हैं। अच्छा, अब बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बड़ा खुश हैं, और वो इसलिए खुश हैं कि अब समर वेकेशंस जो हैं ऑलमोस्ट कुछ शहरों में जो है, कुछ सूबों में जो है हो गई, जैसे पंजाब में ऐलान किया गया है और जो सर्टेन डेट्स हैं उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब क्या होता है कि जब समर वेकेशंस की आमद होती है या गर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो हो रही होती हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे जो हैं वो प्लान्स बन रहे होते हैं और लोग कहते हैं जी हम जाएंगे घूमने के लिए, नारायण जाएंगे, कागान जाएंगे और जो है बड़े मज़े करेंगे, मौजे करेंगे। और बिल्कुल जाना भी चाहिए, एक हेल्दी एक्टिविटी है समर वेकेशंस में। लेकिन जाने से पहले नारायण, कागान, आपको मरी या पाकिस्तान के जो भी अच्छे एरियाज़ हैं वहाँ पर जाने से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये ज़रूर सुनते जाएं। अगर आप समर वेकेशंस पर जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देख कर जाएँ कि आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, वहाँ जो डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन की आपने बुकिंग करा ली है या नहीं करा ली है। ऑन पेपर आप सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेलिंग करके जाएं, अपना बजट जो है वो मेंटेन करके जाएं, नाश्ता, खाना और रात का खाना और तफरी, सैर व तफरी, इन तमाम चीज़ों के पैसे जो हैं वो एक्यूरेटली रख के लेके जाएं। एंड सेकंड, इसके बाद जो है आपने ये करना है कि आपने अपनी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी जो हेल्थ है उसका ख्याल रखना है कि किसी को कहीं चक्कर तो नहीं आते, किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को कहीं कोई इशू तो नहीं है। तो आपने ये तमाम तर चीज़ें जो हैं उनको मेंटेन करना है और उनको देखना है, और उसको देखने के बाद जो है वो फिर आपने जाना है नारायण, कागान, और फिर आपने धूम मचानी है और अपनी छुट्टियां जो है वो एंजॉय करनी है। तो बजट का ख्याल रखें, हेल्थ का ख्याल रखें, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनके हवाले से जिस जगह पर आपने रुकना है उसकी बुकिंग का ख्याल रखें, खाने पीने का ख्याल रखें, और जिस जगह जा रहे हैं पहले से उस जगह की मालूमात, किराया और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पता करके जाएँ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, एक रिसर्च है और ये उन बच्चों के बारे में एक रिसर्च है जो बच्चे जो होते हैं ना बड़े शरारती होते हैं, बड़े नॉटी होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि चॉकलेट के बड़े शौकीन होते हैं। मीठा खाने वाले बच्चों के बारे में ये कहा जाता है कि जो बच्चे ज़्यादातर मीठा पसंद करते हैं, टॉफ़ीज़ खाते हैं, चॉकलेट्स वगैरह खा रहे होते हैं, वो जो है वो चिड़चिड़े होते हैं, ज़िद्दी होते हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, क्योंकि वो उनको जो यूज्ड टू हो जाते हैं ना वो, तो फिर उनकी जो एपेटाइट है या उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी सेल्स हैं, वो इसी तरह मेंटेन हो जाते हैं कि जब उनको ये तमाम तर चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं तो वो एनवाइंग हो जाते हैं। कंपैरेटिवली दोज किड्स दे ईट नेचुरल फूड्स, यानी कि जो सब्जियां खाते हैं, जो नेचुरल चीज़ें खाते हैं, उन बच्चों के जो सेल्स हैं या उन बच्चों का जो मूड स्विंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बल्कि वो मूड उनका जो है वो बहुत कूल, काम और हंसते मुस्कुराते हुए होते हैं। तो जी, जो बच्चे मीठा खाते हैं वो बच्चों में चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है। तो ये मैंने आपके साथ में शेयर की एक रिसर्च। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और मौसम का हाल जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। मौसम का हाल जो है वो कुछ इस तरीके से है कि आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, पहले आपके साथ में ये शेयर कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि भाई 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे जो है वो मौसम कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले ज़रा जो है वो ख़बरों की तफसील आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। और ये जो ख़बरों की तफसील इस तरह से है कि शहर कायद में गर्मी की जो शिद्दत है वो बरकरार है, मौसम जो है वो गर्म और मरतूब है। महकमा मौसमियात का ऐसा कहना है मई से शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री रिकॉर्ड। अच्छा, गर्मी की शिद्दत जो है वो 37 डिग्री तक महसूस की जाने लगी है। अच्छा जी, मगरिब सिम से 20 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का जो तनासुब है वो 65 से 75% के दरमियान है। शहरी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये भाई माहिरीन जो हैं उन्होंने ये मशवरा दिया है कि पानी का इस्तेमाल जो है वो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब दिन भर मौसम कैसा रहेगा ये आपको बताते हैं कि आज जो है वो मौसम का क्या हाल रहेगा और किस तरीके से जो मौसम करवट बदलेगा। 11 बजे जो है वो मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे जो है वो क्या सूरत हाल रहेगी। सो हेयर वी हैव
34 सेंटीग्रेड 11 AM, उसके बाद 35 सेंटीग्रेड 12 PM, 36 1 बजे और 2 बजे जो है वो 37 सेंटीग्रेड जो है वो मौसम रहने का इम्कान है जनाब। अच्छा जी, तो अब करना क्या है, अब आपके साथ में एक और अहम खबर जो है वो मैं शेयर करती हूँ, और वो ख़बर कुछ इस तरीके से है कि भाई ये है फ़्लाइट से रिलेटेड, और इसको बताते हुए खुशी भी होती है और दिल भी करता है कि अल्लाह ताला हमें भी जो है वो हज की सादत नसीब करें, आमीन सुम आमीन। अच्छा जनाब, जो पाकिस्तानी आज़मीन हज हैं उनकी हिजाज़ मुक़द्दस आमद का सिलसिला जारी है। परवाज़ों के ज़रिए 55,642 आज़मीन हज जो है वो सऊदी अरब पहुँच गए हैं। अच्छा जी, परवाज़ों के ज़रिए 4558 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँचेंगे। अच्छा, हज परवाज़ों का सिलसिला 31 मई तक जारी रहेगा। अच्छा, मिना अरफात में खैमों और दीगर सहूलियात की तैयारी उरूज पर पहुँच गई है। आज़मीन हज की मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में बेहतरीन खानों से जो है वो तवाज़ुन की जा रही है। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी के नज़दीक मरकज़िया में 100% रिहाइशें जो है वो फराहम की गई हैं, रहने का इंतज़ाम किया गया है। अच्छा, मक्का मुकर्रमा में सरकारी आज़मीन हज को अजीज़िया, बतहा, कुरैश और नसीम के इलाकों में ठहराया गया है। हज इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए वफाकी मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने दौरा किया। सऊदी अरब जो उनका दौरा है सऊदी अरब जल्द मुतवक्की है। अच्छा, इनका जो ये वज़ीर मजहबी उमूर हैं सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, इनका दौरा जो है वो सऊदी अरब में जल्द मुतवक्की है। वफाकी वज़ीर की सऊदी हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्की हैं। तो जनाब, ये तो ख़बर है जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की है। एंड अभी हम बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जी क्या सूरत हाल है कुछ मवेशी मंडी में, यानी कि जो मवेशी मंडी है वो किस तरीके से जो है वो सज रही हैं और बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों पर क्या सूरत हाल है और क्या जो है वो तमाम तर मामलात चल रहे हैं। इसके हवाले से जो है ख़बर कुछ इस तरीके से है जी कि बड़ी ईद की बड़ी तैयारी, जानवर आ गए हैं, मवेशी मंडियाँ सज गई हैं और जो शहरी हैं वो बड़े पुरजोश हैं, अपने मनपसंद जानवर जो है कुछ लोग घर पे ले आएँ, कुछ लोग जो है इस हवाले से बड़े एंथुजियास्टिक हैं। तो लांडी, मुर्तज़ा, चौरंगी, इस्माइल गोट पर मवेशी मंडी में ख़रीदारों का जो है वो रश बढ़ गया है। बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर ख़रीदार आ रहे हैं। एंड यहाँ नौशेर फ़िरोज़, नवाबशाह, खैरपुर, कंद कोट और कश्मोर से जो है कुर्बानी के जानवर वो भी पहुँच गए हैं। मवेशी मंडी में गायें, बैल, बछड़े और बछिया समेत आला नस्ल की जो है वो डिमांड भी बढ़ गई। भाई क्या बात है जनाब। सिंध भर और जनूबी पंजाब से जानवर कराची भी पहुँच गए हैं, जबकि मुख्तलिफ शहरों से खूबसूरत आला नस्ल के जानवरों की आमद का जो सिलसिला है वो भी जारी है। अच्छा जी, अब जिक्र करते हैं दाल माश का। दाल माश जो है उसके प्राइजेस क्या हैं। दाल माश के जो प्राइजेस हैं वो हैं जी 405। अच्छा, फिर उसके बाद जो मूंग की दाल है उसके होलसेल प्राइस हैं 310। फिर उसके बाद जो रिटेल प्राइस हैं उसके रिटेल प्राइस हैं उसके 325 हैं। फिर मसूर की दाल जो है वो है 250 और फिर दाल चना जो है उसके होलसेल प्राइस हैं 340 और फिर काबली चना जो है उसके होलसेल प्राइस हैं 310। अच्छा, अब बढ़ते हैं चिकन के रेट्स की जानिब। और चिकन के रेट्स क्या हैं। चिकन के जो रेट्स हैं वो हैं 650, बीफ के जो हैं वो 1150 हैं, मटन जो है वो 200 है और एग जो है वो 260 रुपये है। अच्छा जी, फिर खाड़ी जो सेल लगी होती है, जहाँ पर मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि भई आपने जाना है और इस सेल से बाकायदा तौर पर फ़ायदा उठाना है। तो वो फ़ायदा क्या है, वो फ़ायदा कुछ इस तरीके से है कि भाई खाड़ी पर सेल लगी हुई है 70%, फिर गुल अहमद पर भी सेल लगी हुई है, लाइमलाइट पर भी सेल लगी हुई है और जे डॉट पर भी सेल लगी हुई है। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं हम गोल्ड प्राइजेस के। आलमी मार्केट में गोल्ड सस्ता हुआ या महंगा, ये मैं आपको बताती हूँ अभी। तो आलमी मार्केट में जो गोल्ड के प्राइजेस हैं वो हैं, सोना $35 महंगा होकर $3,326 फ़ी औंस पर पहुँच गया। 1 तोला सोना 3,500 रुपये महंगा होकर 3,51,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 3,000 रुपये महंगा होकर 3,925 रुपये पर पहुँच गया। 1 तोला चांदी 38 रुपये महंगी होकर 2,971 रुपये की हो गई है। तो ये तो हैं जनाब सिटी अपडेट्स जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें आप लोगों के साथ और टॉप स्टोरीज भी शेयर करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब इस वक्त हमारी जो टॉप स्टोरीज़ वाला सेशन है वो शुरू हो चुका है। सीनियर करस्पॉन्डेंट आज़ाद नूरियो भाई जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है और उनसे आज हम बात करने जा रहे हैं इंतहाई अहम जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम उनसे जो है वो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपके साथ में एक बड़ी ज़बरदस्त जो ख़बर है वो शेयर करती हूँ एंड दैट इज़ अबाउट अशब इरफान।
अच्छा जी, अशब इरफान ऑस्ट्रेलियन ओपन स्क्वाश के फाइनल में पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के अशब इरफान जो हैं वो साउथ ऑस्ट्रेलियन ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। दैट्स रियली ग्रेट। और इवेंट के सेमीफाइनल में अशब इरफान ने हमवतन हमजा खान को 0-3 से जो है वो शिकस्त भी दे दी और उनका फाइनल में जो मुकाबला है वो मलेशिया के डंकन ली से होगा। अच्छा जी, और सेमीफाइनल में टॉप सीड अशब इरफान की जीत का स्कोर 3-11 एंड 8-11 एंड 7-11 रहा। और एडिलेड में खेली जा रही साउथ ऑस्ट्रेलियन ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप की जो मजमूई इनामी रकम है वो है जनाब $9,000। तो ये तो मैंने आपके साथ में जो है वो शेयर किया कि किस तरीके से जो है वो पहुंच गए हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि हम जब ब्रेक के से वापस गए थे तो मैंने आपको बताया था मवेशी मंडियों के हवाले से। तो भाई शहर के जो मुख्तलिफ मुकामात हैं, जिस तरीके से मवेशी मंडी वहाँ पर लग रही है, लोग इंथुजियास्टिक हैं, जानवर ला रहे हैं, जानवर ख़रीद रहे हैं और ये सिलसिला जो है अभी जारी है। वहीं पर C21 ने जो है एक और तवज्जो तलब रिपोर्ट की और लोगों को बताया कि भाई ठीक है, आप जिस तरीके से जानवर लाते हैं लेकिन आपने अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है। ख़बर कुछ इस तरह से है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडियाँ कायम, जगह जगह मवेशी मंडियाँ कायम होने से कॉन्गो जो वायरस है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होता है इन जानवरों के अंदर, उसका जो फैलने का खदशा है वो बढ़ गया है कि कोई इफ़ेक्ट ना हो जाए। उनकी प्रॉपर जो है वो चेकिंग की गई हो, उनके जो प्रॉपर SOPs होते हैं उनके तहत उनको लेकर आया गया हो। तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी तशवीश का इजहार कर दिया है। हुकूमत को पहले से इकदाम करने चाहिए। डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब जो है इनका ऐसा कहना है। और कॉन्गो वायरस जानवरों पर लगे मखसूस टैग से होता है। अवाम, कसाई और बच्चे जानवरों को साफ सुथरा रखें। अच्छा जी, हुकूमत मवेशी मंडियों में आगाही के लिए इकदाम करे। अच्छा भाई, तो ये हमने जो है वो आपके साथ में खबर शेयर की। आज़ाद भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, आज़ाद भाई ये बताएं कि जो ये मवेशी मंडियों में अभी जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है कि जगह जगह मवेशी मंडी कायम कर तो दी गई है, लेकिन इस बारे में जानवरों को साफ़ सुथरा रखना, उनका ख्याल रखना, हेल्थ के हवाले से जो है वो क्या कहना चाहेंगे आप कि ये हर जगह पे इस तरह से मवेशी मंडियाँ कायम करना और उसके बाद SOPs का ख्याल ना करना, तो ये तो आवाम के लिए भी थोड़ा सा ख़तरे वाली बात हो सकती है। मेरे पास इस हवाले से एक बड़ी खबर है जो अपने नाज़रीन से मैं शेयर करना चाहता हूँ। C21 के जो नाज़रीन देख रहे हैं TV कराची शहर वाले या दीगर शहरों से जो मवेशी लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके लिए बड़ी खबर यह है कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की माबीन इस मामले पर शदीद तरीन इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। मेयर कराची ने इस मामले की मुखालफत की थी कि मवेशी मंडी कराची में एक होनी चाहिए, वहाँ पर SOP बनाकर उस पर तमाम तरह इक़दाम किए जाएँ। लेकिन कमिश्नर कराची ने तमाम डिप्टी कमिश्नर जो कराची के 7 अजला के हैं, जिसमें ईस्ट, शर्की, वस्ती, गरबी, जनूबी, मलिर, कोरंगी, कीमाड़ी, उन तमाम तरह को इख्तियार दे दिए कि सब मवेशी मंडी लगाने के इख्तियार डिप्टी कमिश्नर के पास होंगे, उनको इख्तियार दे दिए। उन डिप्टी कमिश्नर ने उन मवेशी मंडी लगाने के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर उनको नोटिफाई किया है। कमिश्नर कराची के अलावा एक मवेशी मंडी कराची हमेशा एक लगती है और बाकी जो मवेशी मंडियाँ लगाई जा रही है उसकी आड़ में टाउन कमेटीज़ जो हैं, टाउन कमेटियाँ, टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उनकी जन्म से अलग जो गैर कानूनी तरीके से मवेशी मंडियाँ मुख्तलिफ इलाकों में लगाई जा रही है। इस मामले की पूरी मेयर कराची ने, मैं एक जगह पर मौजूद था, वहाँ पर मेयर कराची ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका इख्तिलाफ राय का इजहार किया कि मवेशी मंडी एक होनी चाहिए, बाकी शहर मवेशी मंडी नहीं लगानी चाहिए। कल कोई मामला होगा, कोई इशू होगा, उसका ज़िम्मेदार जो है कमिश्नर कराची होगा। लेकिन कमिश्नर कराची उस मामले पर बज़द रहा, क्योंकि आजकल मैं आपको बताऊं कि सिंध हुकूमत में एक सिस्टम है। हाँ। सिस्टम क्या है, पूरी दुनिया को पता है सिस्टम क्या है। सिस्टम जो है वो देने का है। हाँ। उस सिस्टम के तहत हमारे पास ब्यूरोक्रेसी को छोड़ा गया है। सिंध की ब्यूरोक्रेसी ने, डिप्टी कमिश्नर ने इस मामले का गलत इस्तेमाल किया है। गैर आइनी, गैर इखलाकी एक हमारे पास मुंतखब हुकूमत मौजूद है जिसमें मेयर कराची मौजूद है, उसके अहकामात को नज़रअंदाज करके कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन उसका इंतज़ामी जो सरबराह है, मुंतखब नुमाइंदा मेयर कराची है। लेकिन उसके बावजूद कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी साहब ने उनके इख्तियार को गलत इस्तेमाल किया, उनसे बगैर इजाज़त मांगे, उनकी मुखालफत के बावजूद ये मवेशी मंडियाँ लगे। कल कांगो वायरस फैलता है, कोई वबा फैलती है तो उसका जिम्मेदार जो होगा वो शहरी इंतजामिया होगी। लेकिन तो कोई पूछने वाला, कोई सुनने वाला, इस हवाले से कोई क्रैकडाउन करने वाला नहीं है। मजे की बात है, जहाँ पर मवेशी मंडी लगती है वहाँ पर तमाम तरह हंगामी हालात नाफिज होते हैं, जिसमें महकमा लाइव स्टॉक जिसको कहते हैं वेटरनरी, यानी मवेशियों के जो डॉक्टर हैं, वेटरनरी डॉक्टर, वहाँ पर उनकी कैंप्स लगती है। उसके अलावा हेल्थ
क्योंकि जो मवेशी लाने वाले जो इंसान है या जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं, तो उनके इलाज के घर से के लिहाज से वहाँ पर जो है महकमा सेहत उसकी जिम्मेदारी बनती है। उसके अलावा वहाँ पर पानी की तरसील कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड उसकी जिम्मेदारी बनती है। उसके अलावा वहाँ पर सफाई के निज़ाम कराची जो सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड उनकी जिम्मेदारी बनती है। टाउन म्यूनसिपल कारपोरेशन जहाँ पर सब्जी मवेशी मंडियाँ लगती है वहाँ पर टाउन म्यूनसिपल कारपोरेशन, कराची मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन, तमाम तरह जो इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। वहाँ पर कैंप्स लगते हैं। लेकिन सूरत हाल ये इस वक्त जो सूरत हाल जहाँ पर भी मवेशी मंडियाँ लगी है वहाँ पर किसी किस्म के कोई इंतजाम है नहीं, सवाए सब्जी में जो मेन मंडी जो है सोराब गोठ में वहाँ पर। उसके अलावा बाकी जो मंडियाँ डिप्टी कमिश्नर की जानब से लगाई गई है सारी गैर कानूनी है, गैर कानूनी है। इस लिहाज से वहाँ पर जो इंतजाम करने चाहिए थे बुनियादी तौर पर एक SOP की तहत काम करना चाहिए था, लेकिन उस SOP पर अमल दरामद नहीं किया गया और ना ही SOP बनाई। हर चीज़ की SOP बनती है। हम जब कुर्सी पर बैठते हैं तो कम से कम ख्याल करते हैं कुर्सी पर गंदगी नहीं है, सफाई है या नहीं है, कुर्सी टूटी हुई है, क्या इसकी कंडीशन क्या है, उसका ख्याल रखा जाता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि मवेशी मंडियाँ लगाने से पहले किसी किस्म के वो इकदाम किए नहीं। मेयर कराची मुखाल तो कर रहा है, लेकिन कमिश्नर कराची कह रहा है डिप्टी कमिश्नर आप लगा दो। पूरे शहर में मवेशी मंडियाँ लग चुकी है। 7,000 कम से कम कराची में 7 मवेशी मंडियाँ लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हर गली कोचे मवेशी मंडी लगी हुई है। कोई कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है इस तरह से। अच्छा, मजे की बात यह है कि मवेशी मंडियों से बाहर निकलेंगे कराची पुलिस, अच्छा भाई वो जो इंतजामिया है, जो लोग हैं ना जो इस हवाले से ये जानवर लाते हैं या जिस तरह से मवेशी मंडियाँ लगी होती हैं, उनसे अगर आप ये सवाल करेंगे, पूछे कि भाई ये तो हेल्थ के लिए इस तरह से नुकसानदेह हो सकती हैं कि आपने इनका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस करवाया हो, आपने इनकी प्रॉपर जो है वो एक जांच पड़ताल करवाई हो कि जानवर जो है वो बिल्कुल सेहतमंद है और उसके बाद आगे वाले लोग भी उसको उसी तरीके से सफाई सुथराई का ख्याल रखें, तो वो कहते जी प्रॉपर जो है ना ऐसे नहीं जानवर उतरता, प्रॉपर उसकी देखभाल होती है, प्रॉपर उसके ऊपर जो है ना सिक्योरिटी चेक होता है, चेक करा के सारी चीज़ें करके फिर जानवर को जो है ना वो उतारा जाता है। उनका जवाब ये होता है, सच बताऊं, हाँ। मैं इंतशार नहीं फैलाऊंगा, हाँ। क्योंकि मैं खुद मवेशी पालता हूं, मुझे मवेशी का एहसास है। हाँ। मैंने पूरा साल 2 साल एक बकरा या भेड़ या बछड़ा पाला है। हाँ। उसको पालने के बाद मैं लेकर मवेशी मंडी में, मवेशी मंडी में अगर उस तरह के इंतजाम नहीं हो, सफाई का ख्याल नहीं हो, उनकी बुनियादी सहूलियात नहीं हो, तो मैं आकर यहाँ पर टीवी पर बैठकर या नेशनल मीडिया पर बैठकर या लोकल मीडिया बैठकर कहूँ कि भाई कांगो वायरस फैल सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मैंने 2 साल बछड़े पर या बकरे पर मेहनत की। मेहनत करने के बाद में हाँ। मेरे उस बकरे का हाल ये हो, बछड़े का हाल ये हो कि कांगो वायरस फैल गया, इंतशार फैल जाए, उसका रेट जो है 50,000 के बजाय मुझे 10,000 मिले। मेरे दिल में क्या गुजरेगा, क्या मैं परेशान कितना होगा, क्या मेरी सोच होगी, क्या मेरा ख्याल होगा, कितना मैं परेशान होगा। इसलिए मैं मवेशी पालने वालों के साथ गुजारिश करता हूँ कि आपको शिकवा हो, हमारे पास वहाँ पर तमाम नेशनल मीडिया के नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे आप शिकवा करें, भाई ये मामला तो ये हल करना चाहिए। इंतजामिया की रिट को बहाल करने के लिए खुद जब कहते हैं ना, जब तो बच्चा रोएगा तब माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी, भूखा के ख्याल नहीं करेगी। तो इसलिए हम उनमें इंतशार फैलाने के बजाय हम नेशनल मीडिया पर ये मुहिम चलाने की ज़रूरत है कि उनके लिए जो जिसकी लापरवाही है, जो लापरवाही बरता है, उसकी निशानदेही की जाए। उसकी निशानदेही करने से ये पता चलेगा जिम्मेदारी किसकी, जिम्मेदारी इंतजामिया की है। जब इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी तो बाकी मवेशी पालने वाले, मवेशी बेचने के लिए यहाँ आने वाला, उसको जिस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि हमारी जो इंतजामिया होश का नाखून ले, उनके जो बुनियादी मसाले मवेशी मंडियों पर वो हल करने की कोशिश करें। जब तक वो मसाला हल नहीं करेगी तब तक हमारा ये रोना धोना बढ़ता रहेगा, हम बोलते रहेंगे, बार बार चीखते रहेंगे। इसका हल ये है कि हमारे पास SOP बनानी चाहिए सिंध हुकूमत को या सिंध के इदारे जो बल्दियाती हुकूमतें हैं उनको, ताकि मामला हल हो। जब क्यों कराची जो है खासतौर एशिया में बड़ा हब रखता है मवेशी मंडी के लिहाज से, हर लिहाज से बड़ा शहर है। उस शहर का सबसे बड़ा मसला ये है क्योंकि यहाँ से मवेशी कहीं और भी जाते होंगे। सही, तो इसलिए ख्याल उनको करना चाहिए, हुकूमत को इस मामले पर संजीदगी लेना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आज़ाद भाई कि हुकूमत को इस मामले पर संजीदगी से सोचना चाहिए कि ये जो मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं, इन मवेशी मंडियों को प्रॉपर तौर पर चेक किया जाए, चेक एंड बैलेंस मवेशी मंडियाँ पुलिस सिक्योरिटी के लिए ना। हाँ। पुलिस का काम ये पकड़ धकड़ करो, मार धाड़ करो। हाँ। लोगों को बिल्कुल सही कह रहे हैं, पुलिस को भी इस मामले में मुतारिफ होना पड़ेगा। बिल्कुल पुलिस को भी इस मामले में मुतारिफ होना पड़ेगा। चलिए जी, इस हवाले से बात करते हैं। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि कराची पुलिस ने क्या कारनामा अंजाम दिया।
अच्छा भाई, कराची पुलिस का कारनामा बताने से पहले ये अच्छी खबर जो है मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ, और ये खबर है जी सऊदी अरब जाने वालों के लिए। ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है कि जो लोग सऊदी अरब जाएंगे अब उनको क्या जो है वो फ़ायदा हासिल हो सकता है। अच्छा जी, सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी है, और ऐसा कहा है तर्जुमान PIA ने। कराची ईद उल अज़हा के मौके पर PIA की फ़िज़ाई मुसाफिरों के लिए बड़ी ऑफ़र। PIA ने सऊदी अरब के किरायों में 20% कमी कर दी। कराची टोरंटो जाने वाले मुसाफिरों के लिए किराए में 10% कमी का इम्कान। तो ये वो खबर जो मैंने आपके साथ में शेयर की, और मैंने आपको बताया कि भाई किस तरीके से जो है वो अब जो सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर हैं उनको होने वाला है फ़ायदा। अच्छा, एक और जो है वो ख़बर है, लेकिन वो बड़ी ज़बरदस्त खबर है, वो मैंने आपसे जो है वो शेयर करनी है थोड़ी सी देर के बाद। लेकिन अब हम बात करते हैं कराची पुलिस के कारनामे की। आपने देखा होगा, सोचा होगा, और आप एक्सपीरियंस भी करते हैं कराची में कि जब हम पुलिस की बात करते हैं, पुलिस का नाम लेते हैं, तो हम सब जो है ट्रस्ट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, अब हमारी पुलिस जो है उसकी कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी, अब कुछ चीज़ें, कुछ मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता। अच्छा, इसके ऊपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट है, और कल हमारी जो करस्पॉन्डेंट है अनुषा जाफरी, उन्होंने ये एक्सक्लूसिव जो इंसिडेंट है उसको रिपोर्ट किया, इस वाक़े की रिपोर्ट दी, और उसके बाद जो है उन्होंने ये बताया कि जी कराची पुलिस क्या क्या कारनामे सर अंजाम दे रही है, और किस तरीके से सिटी 21 की खबर का जो है वो असर हुआ, और सिटी 21 ने ये बकरा बरामद किया कराची पुलिस से। ये रिपोर्ट देखिए। ठाने लगी बावर्दी पुलिस एहलकार का कानून से खिलवाड़। CCTV फुटेज ने एहलकारों का भांडा फोड़ दिया। ईद उल अज़हा करीब आते ही चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लाए गए जानवर भी अब गैर महफूज हो गए। अजीजाबाद थाने की पुलिस एहलकार मेहनत और खून पसीने की कमाई से लाए शहरियों के कुर्बानी के जानवर चोरी करने लगे। अजीजाबाद पुलिस का कारनामा, एहलकारों ने बकरे गायब कर दिए। CCTV फुटेज ने पुलिस गर्दी का भांडा फोड़ दिया। यासीनाबाद के जुमेरात की शब अजीजाबाद पुलिस की मोबाइल पहुंची, सोसाइटी के बाहर खड़े 5 बकरों के मालिक को बुलाया। बकरों की मालियत मालूम करने के बाद गैर कानूनी फरोख्त का इल्जाम आयद किया। गार्ड ने बताया एक बकरा साथी को थमाया और 4 पुलिस मोबाइल में सवार किए। बकरों की रखवाली पर मौजूद नौजवान को भी अजीजाबाद थाने ले गए, जहाँ नौजवान से रकम डिमांड की गई। हम इधर सोए हुए थे, वो आए, हमारे को मार कूट गए, बकरे सारे खुलवाए और हमारे को 3-4 गाड़ियों में डाल दिए 4। उसके बाद एक हमारे सारे बाहर निकाल के और एक ले गया, पता नहीं पड़ा हमारे को। हम वापस आए, गिनती क्या बोल के लेकर गए? बोले थाने पे चलो। जी, कौन थाना था? ये पुलिस वाले आए थे। कौन सा थाना था? ये करीमाबाद है। गार्ड के बयान के मुताबिक 11,000 रुपए देकर जान छुड़ाई गई। पुलिस ने सिर्फ 4 बकरे वापस किए और 5वें बकरे से ही मुकर गए। तो मैंने बोला भाई क्या बात करूं मुँह से? बोला भाई आपसे सीधी बात है 20,000 रुपये लेंगे। मैं 20,000 रुपये नहीं दे सकता, मैं गरीब बंदा, कहाँ से आपको 20,000 रुपये दूँ? ऐसे करते करते फिर मैंने 1,000 रुपये जेब में पड़े, हाथ मार के मैंने इनको 11,000 रुपये करके दिए। बोला किसी को बात कर, जल्दी निकल गया अपने बकरे लेके। मैंने बोला मेरे बकरे तो 5 थे। बोले 5 नहीं, आपके बकरे 4 ही थे। अच्छा ठीक है, आप बोले 4 बकरे, मैं 4 बकरे ले आया। मैं मुझे तो पता था मेरे पास कैमरे लगे हुए हैं, आ जाएगी पुलिस। मैंने आगे कैमरे चेक किया तो एक पुलिस वाला वहाँ से जा रहा है छुपा के, पैदल लेके वहाँ से घुमा के ले जा रहा है। मैंने बोला ये देखो हमसे पुलिस वाले ही ऐसा बकरा भी चोरी कर लिया, 11,000 रिश्वत भी ले ली, 20,000 की डिमांड की। जी। सिटी 21 पर खबर नशर होने के बाद SSP सेंट्रल ने नोटिस लेते हुए तमाम एहलकारों को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी, जबकि मुतासिरा गार्ड के बकरे और पैसे वापस दिलवा दिए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21 न्यूज़, कराची। तो आपने अनुषा की रिपोर्ट देखी, और इस रिपोर्ट को देखने के बाद जो है अब किस तरीके से अगर किसी का खुदा ना खास्ता जानवर चोरी हो जाए या कोई भी चीज़ चोरी हो जाए तो इंसान कैसे कंप्लेन करेगा, किसको कंप्लेन करेगा? कराची के मुहाफिज जो हैं वही आवाम के हक़ पे डाका डाल रहे हैं। आज़ाद भाई, ये मैंने मतलब मैंने जब ये खबर सुनी, जब अनुषा ने ये खबर ब्रेक की ना, तो मुझे लिटरली यकीन नहीं आया। आई गेस मिड डे था, तो मैं ये सोच रही थी कि ये वाकई मैं सही सुन रही हूँ, ये कि ये पुलिस ने ही बकरा चोरी कर लिया। अजीज़ाबाद पुलिस का अहम कारनामा ये सामने आया, पहली कारकर्दगी माशाल्लाह से, आपको पता है। सच्ची बात ये, मैं कल सेक्रेटरी फील्ड में था तो मुझे हाँ। एक अफसर ने पूछा, सवाल किया इसी अनुषा खबर पर। हाँ। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इस वक्त जो मैं इसकी दाद दूंगा अनुषा को, क्योंकि हाँ, इस वक्त हमारे पास हाँ। क्राइम की बीटिंग बड़ी पॉपुलर है, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी शोहरत याफ्ता हो चुकी है। जिस तरह यहाँ पर पुलिस अफसरान सस्पेंड हुए दरख्शां के, तो उसके बाद में जो हमारे पास जो सिंध की ब्यूरोक्रेसी है ना, अच्छा सिंध की ब्यूरोक्रेसी भी एक उसकी वो ठरक है ना, वो लड़की खबरें ज़्यादा थी। तो अनुषा की कल ही खबर थी मुझे, एक अफसर ने, अच्छे खासा अफसर ने जो सेक्रेटरी
के GA भी है, जनरल इन्वेस्टिगेशन व कोऑर्डिनेशन, जो पूरा सेक्रेटरी के निज़ाम देखते हैं, उन्होंने मुझे सिगरेट का सूटा लगा के पूछा, यार ये बकरे चोरी हुए, आपके रिपोर्ट में खबर थी, कहाँ हुए थे, कौन सी मंडी थी, यार मुझे बकरे खरीदने हैं, कहाँ जाऊँ, ये तो पुलिस ये कर रही है। तो मैंने कहा आप तो सेक्रेटरी सर, आप तो प्रोटोकॉल होगा, स्क्वाड होगा, ये होगा होगा। तो उसने कहा नहीं यार, ये जो खबर बड़ी अच्छी थी, ये हुआ कहाँ है। हाँ। कि मवेशी लाने वाला अंदरून सिंध से आया होगा या किसी पंजाब से आया होगा, किसी और से इलाके से आया होगा। लेकिन उसने उसी वक्त एडिशनल IG कराची को फ़ोन करके पूछा और एडिशनल IG ने उस खबर की तायद की कि अच्छा। वाकई इस तरह हुआ है, और मैंने हाँ। इसका नोटिस ले लिया है और SSP को कहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फिर मैंने TV जब देखी अपना, वहीं चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के नीचे जो डिप्टी डायरेक्टर PR हैं फरत इम्तियाज़ जावरी साहब, उनके दफ्तर में, तो देखा वाकई अनोशी खबर चली, इसका एजला भी चला था। हाँ। लेकिन सूरत ये है कि हमारे पास कराची पुलिस की जिम्मेदारी, मैं पहले बता चुका हूँ, कराची पुलिस की जिम्मेदारी ये है कि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, अमन अमान का ख्याल करना, और इसके अलावा जो ट्रैफिक का निज़ाम है हाँ। उसको ठीक करना, जो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, हाँ। जिसमें ट्रैफिक पुलिस भी शामिल है। सही। लेकिन हमारे पास ये है कि आप अभी भी जाकर देखेंगे जहाँ पर भी मवेशी मंडियाँ लगी हुई है, उनके बाहर पुलिस वाले जो खड़े हैं मोबाइल हाँ। में, उनकी 24 घंटे पकड़ धकड़, मोटरसाइकिल को रोक लिया, कहाँ जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, तलाशी लेना, उसके जेब से नशा और पुड़िया निकालना, फिर उसको धमकियाँ देना, डराना, थाने लेके जाने की धमकी देना, आगे लेके जाके उनसे पैसे बटोरना। मैं कहता हूँ एडिशनल IG जावेद आलम ओडो साहब ने होश का नाका नहीं, आपकी कराची पुलिस आपसे हाथों की गई है, जा चुकी है। IG सिंध गुलाम मेमन साहब इस मामले का नोटिस लें, आप मवेशी मंडियों का तहफ़्फ़ुज़ करें, मवेशी मंडियों को आप सिक्योरिटी फराहम बराबर करें। आपकी पुलिस भत्ताखोर बन चुकी है, आपकी पुलिस डाकू बन चुकी है। मैं मज़े की बात बताऊँ, मैं इससे हट के बात कर रहा हूँ। कल मैं शाम को दफ्तर बंद होने के बाद में सेक्रेटरी गेट से बाहर निकला हूँ, तो वहाँ पर कोने में एक नींबू पानी बेचता है बेचारा, ठिया लगाया हुआ, वो गर्मी में उसके जो नींबू पानी बेचने वाला, उस पसीने में बिल्कुल सिम था, पसीना जैसा भी था, बनियान पहनी हुई थी। वो बेचारा अपनी शाम को जो लगा था छतरी कपड़े की, वो हटाकर साइड में रख रहा था। एक पुलिस वाला मोटरसाइकिल पे आया आरामबाग थाने का, अगर हो सकता है आरामबाग थाने का SSP SHO DSP सुनते हो, सिपाही आता है, उसके इतने वर्दी की बेहुरमती कर रहे हैं जिसका आपको अंदाज नहीं है, या पिस्टल लगा ठीक ठाक वर्दी मलबूस है, वहाँ पर पहुँचता है, उसको इशारे, ठिये को जो है वो ठिया उसको लाते मारता है, एक लात दूसरी, मैं उसको तमाशा देख रहा था, लाते मार के उसको इशारे कर, इधर आओ। जब बेचारा बंदा साथ आता है, वो अपनी बनियान से जेब से 50 रुपये निकालता है, उसको रिश्वत देता है। वो तो एक सिपाही था। इसके अलावा कितने लोग वहाँ से भत्ता मांगते होंगे, KMC DMC TMC फलाना XYZ। एग्जैक्टली। अच्छा, एक शरबत बेचने वाला है, वो 50 रुपये एक सिपाही को भत्ता देता है। तो बाकी कराची पुलिस क्या क्या कर रही है। आप किस शहर के किसी इलाके में चले जाए, कोई भी ठिया लगा बेचारा सुबह आकर सेब बेचता है, आम बेचता है, केले बेचता है, सब्जी बेचता है, प्याज बेचता है। कसम खुदा की कलमा पढ़ के कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सब कराची पुलिस को बता देते हैं। ये हमारी पुलिस का हाल ये है, कराची पुलिस का मोरल ये रह चुका है। कराची पुलिस का, पूरी सिंध पुलिस का हाल ये मोरल ये रह चुका था। हमारे थाने जो है दुकान परचून की दुकान तरह चल रहे हैं। हाँ। जिनकी जिम्मेदारी बनती है उनको तनख्वाह नहीं मिलती है क्या? सिंध पुलिस को तनख्वाह नहीं है? सिंध पुलिस की बजट नहीं है क्या? पुलिस के जो मोबाइल है उनको पेट्रोल नहीं मिलता है, डीजल नहीं मिलता है क्या? उनको ऑयल नहीं मिलता है क्या? उनकी गाड़ियों की मरम्मत नहीं होती है? लेकिन उसके बावजूद कराची पुलिस का मोरल ये है कि वो भत्ताखोर पुलिस की फोर्स की तरफ पहचान जाती है। इसका हाल ये है। मैं ज़िया लजार से कहता हूँ, मुराद अली शाह से कहता हूँ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी से कहता हूँ, खुदा के वास्ते आपकी पुलिस का मोरल ठीक करे। सही। कराची पुलिस का मोरल मुकम्मल तौर पर खराब हो चुका है, भत्ताखोर फोर्स बन चुकी है। अब उसके लिए ठीक करने के लिए ये जिम्मेदारी, मैं बार बार कहता हूँ, मैं ब्यूरोक्रेसी कवर करता हूँ, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि हुकूमत अपनी इदारों को ठीक करे, इदारों को ठीक करने की कोशिश करे। ठीक करने की कोशिश करने के बजाय अगर एक सिपाही ठेले के पास कैसे पहुँच गया, एक सिपाही किसके मातहत है, इनके ऊपर एक जमादार होता है जिसके मातहत 3 सिपाही होते हैं। इन 3 सिपाहियों के जो सरबराह था, जमादार, वो कहाँ था? उस सिपाही को किसने भेजा? जो सिंध सेक्रेटरी सूबे का दारुल खिलाफा है, उसके मेन गेट पर आता है एक नींबू पानी बेचने वाला, ठिया लगाने वाला, उससे आकर 50 रुपये भत्ता लेता है कि ये हमारी पुलिस ये है, हमारी फोर्स ये है कि हमें ये तोहफे ये फराहम करेगी। उस सिपाही की जिम्मेदारी बनती है कराची के शहरियों को तोहफे फराहम करे, कराची के शहरियों गलियों में जाकर सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड करे, कराची गलियों में जाकर देखे क्या हो रहा है। जहाँ आरामबाग थाना लगता है, सिंध सेक्रेटरी सूबे का दारुल खिलाफा है, जहाँ पर सूबे का पूरा निज़ाम चलता है, वहाँ पर ये सूरत हाल है। बाकी इलाकों में क्या सूरत हाल होगी? अभी यहाँ पर मैं तमाम दोस्तों से कहता हूँ, अभी आकर जाकर पूरे शहर में जाकर हमारे वज़रा हों, मुशीर हों, MP MLA जाकर देखिए कि कराची पुलिस शहरों की गलियों कोचों में क्या कर रही है। क्या IG से एडिशनल IG को पता नहीं क्या हो रहा है? ये सब कुछ उसी वही 50 रुपये जिसमें हिस्सा शेयर हुआ होगा, उस जमादार को मिला होगा, उस थाने के SHO को मिला होगा, उस DSP को मिला होगा, SSP को मिला होगा, DIG को मिला होगा, एडिशनल IG को मिला होगा। आज ही तक वही 50 रुपये तकसीम होंगे। लेकिन हमारे पास उसको सुनने को तैयार नहीं है, कोई रियासत की रेटी नहीं है। सूरत हाल ये इस वक्त वज़ीर दाखिला हमारे पास मौजूद है,
बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से मौजूद हैं, लेकिन ये सूरत हाल क्यों नहीं देख रहे? उनको पता नहीं कि हमारी पुलिस क्या कर रही है। सही कह रहे हैं कि उनको ये नहीं मालूम है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, निज़ाम को बेहतर करने की जो है बड़ा ज़रूरत है, और अगर निज़ाम बेहतर होंगे तो ही डेफिनेटली चीज़ें जो है वो मूव ऑन होंगी। बहुत शुक्रिया आज़ाद भाई, आप शो पर आए, और शो में जो है यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम टॉपिक जो है वो आपके साथ में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ में चेयरमैन हैं उर्दू बाज़ार के, और बहुत सारी बातें आज जो हैं वो हमने सर से करनी है। और सर जो हैं वो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उर्दू बाज़ार में जो किताबें हैं वो शॉर्ट हैं, मुस्तकबिल मेमारों के साथ जो है वो खेला जा रहा है, तो वेलकम करते हैं सर को। सर वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? किस हवाले से जो है ये शॉर्टेज है उर्दू बाज़ार में, और कहा जा रहा है कि 10वीं जमात का जो कोर्स है वो शॉर्ट हुआ हुआ है, थोड़ा सा इस बारे में बताएँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाली सिर्फ 10वीं क्लास की नहीं है, 1 क्लास से लेके और मैट्रिक क्लास तक बुक शॉर्ट है। सही। 70 से 80% बुक्स मार्केट में इस वक्त अवेलेबल नहीं है। सही। अच्छा, उसकी बहुत सारी वजूहत है। जैसे एक तो सबसे पहले हमें के इलेक्ट्रिक ने बड़ा परेशान किया हुआ। जी जी। ठीक है, अगर 10 घंटे वर्किंग आवर है तो 8 घंटे हमें लाइट नहीं मिलती। सही। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि कुछ हमारे पब्लिशर जो चंद हैं वो गुज़िश्ता सालों से डिफ़ॉल्टर थे, और वो अपनी रॉयल्टियाँ नहीं भर सके। जी जी। उनका इस साल एग्रीमेंट भी नहीं हुआ जी, और उनकी वजह से हमें बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही। जिनके एग्रीमेंट नहीं हुए तो आया उनकी बुक छापेगा कौन? ये सवाल तो मेरा भी है जी। और जी इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा गुज़िश्ता कई सालों से अगस्त में सेशन चला गया था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जो अप्रैल में सेशन आ गया। अब किसी की कोई तैयारी नहीं थी, और अभी तक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक्स हैं वो 80% मार्केट में। सबसे बड़ी वजह यही है कि अभी तक अवेलेबल नहीं है। सही। और उसकी वजूहत बहुत सारी बताई जा रही है, जैसे पेपर की शॉर्टेज के हवाले से ये और मामलात हैं। हाँ। इलेक्ट्रिक की वजह से, और बस मैं क्या बताऊं, हालांकि ये तैयारी हमारी नवंबर दिसंबर में होनी चाहिए। एलोकेशन हो जाती है, उसके बाद 4 से 5 माह लगते हैं प्रिंटिंग में। अभी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह बड़ी ईद के बाद उम्मीद है। तो सर वालिदैन और जो असातिज़ा हैं या जो बच्चे हैं उनका क्या कहना है? ज़ाहिर परेशानी तो हो रही होगी, 10वीं जमात की बुक्स नहीं है, 2 महीने हो चुके हैं, नया तालीमी साल जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन जो है वो कोई पूछने वाला नहीं है। और उर्दू बाज़ार में अगर इस तरह से शॉर्टेज होगी तो मेरे जहन में तो यही आता है कि फिर जो बच्चे हैं वो जाके किताबें कहाँ से ख़रीदेंगे? बिल्कुल सही कह रही है आप। मसला यही है ना, देखें गवर्नमेंट की बुक से गवर्नमेंट की जो मकसद इनके पब्लिशर है, रजिस्टर्ड पब्लिशर, हाँ, वो बुक्स छाप के देंगे तो बाज़ार में आएंगी। हाँ। अच्छा, हमारे सिंध के अंदर जो इनके रजिस्टर्ड पब्लिशर है, तो अगर उनको एक बुक्स एक शख्स का अगर 1 लाख अलॉट है, तो मैं गुज़िश्ता कई सालों से एक आवाज़ उठा रहा हूँ कि खुदारा आप 10 पब्लिशर को 10-10 हज़ार दे दें, 5 पब्लिशर को 20-20 हज़ार दे दें, ताकि ये शॉर्टेज नहीं होगी। जब तक इनका कंपटीटर नहीं होगा उस वक्त तक बुक्स मार्केट में जल्दी नहीं आ सकती। और मेरा ये भी सवाल है कि जो इनके पास रजिस्टर्ड पब्लिशर है, आप उन रजिस्टर्ड पब्लिशरों को इनकी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दें, मतलब आपस में बाइफिकेट कर दें। एक पब्लिशर को एक बुक्स नहीं दें, और जो इनके पब्लिशर है एक बुक्स को, फॉर एग्जांपल दूं मैं आपको, मतलब बायो9 है, बायो9 एक पब्लिशर को अलॉट है, मैथ9 है, इंग्लिश9 है, ये जो भी बुक्स है एक पब्लिशर को अलॉट है। अगर इनको 5-5 पब्लिशर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा तो ये शॉर्टेज कभी भी नहीं होगी। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारी गवर्नमेंट को, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को रॉयल्टी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि जब 5 पब्लिशर कंपटीटर बन जाएंगे तो जो आखिरी 20,000 छाप के लाएगा तो फिर जो पहला वाला वो सेकेंड एडिशन ले लेगा। राइट, ठीक है। हमारे और सूबों के अंदर लाखों की तादाद में बुक्स छपती हैं। सही। हमारे सिंध के अंदर सबसे बड़ी परेशानी है कि इनके सिलेक्टेड और सिर्फ गिनती के पब्लिशर है जो रजिस्टर्ड है, और इन्होंने ही आपस में बंदर बांट किया हुआ है। अगर ये पब्लिशर नहीं बढ़ाएंगे तो ये बुक्स का मसला आज 77 साल में नहीं हल हुआ। 53 साल हो गए सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को बने हुए, और आज दिन तक टाइम पे बुक्स नहीं दे सके। सही। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इनको बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी। सही कह रहे हैं, बुक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। सर दीगर और क्या चैलेंजेस हैं अभी आप लोगों को? वहाँ पर लोड शेडिंग का भी सामना है, कारोबार सुना है आप लोगों का मुतासिर हो रहा है? जी बिल्कुल, लोड शेडिंग का तो इतना बड़ा सामना है कि हमारा
उर्दू बाज़ार को बने हुए 70 साल हो गए तकरीबन, आज दिन तक कभी लोड शेडिंग नहीं हुई। अच्छा। और 100% बिलिंग है। और उसके बावजूद KE से ऊपर GM से और कई लोगों से मेरी मुतअद्दिद बार मीटिंग हो चुकी है, वो कहते हैं कि एक फीडर में 15 PMT हैं। बोला जी अगर 2 PMT में गड़बड़ है या लॉसेस है या चोरी है, ये कुंडा है, ये बिलिंग नहीं है, तो उसका नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा। अब ज़्यादातर रेजिडेंशियल की कंप्लेन है। ताजिर तो देखें जी, हर ताजिर यही चाहता है कि आज बिल आए और अभी भर दूँ, क्योंकि हमें तो ये आज दिन तक समझ नहीं आई कि KE आज आप बिल नहीं भरेंगे उससे पहले आपको मैसेज आना शुरू हो जाते हैं और वो आके लाइट काट जाते हैं। तो आखिर वो कौन से लोग हैं जिनका ये हमें कहते हैं कि भाई 3 करोड़ पे बिल चढ़ गए, 2.5 करोड़ पे बिल चढ़ गए, तो आखिर उनकी लाइट क्यों नहीं काटते, उनके मीटर क्यों नहीं काटते? क्या आखिर ताजिर जो है मुल्क की इकॉनमी को चला रहा है, पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह चला रहा है, तो ताजिर को ही तकलीफ देना। अब सारा दिन बैठते हैं, उसके बाद 8 घंटे अच्छा, लाइट ना जो होना। वालिदैन आते हैं, बच्चे आते हैं, जो असातिज़ा आपके पास आते हैं, किताबों के शौकीन अफराद आपके पास आते हैं, तो उनको परेशानी का सामना नहीं होता? वो किस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, इतनी परेशानी है कि हमें इतनी शर्मिंदगी होती है। बास माँ बाप बड़े दूर से आते हैं और अपनी कच्ची जॉब वाले और छुट्टी करके आते हैं, 5-5 दफ़ा वो आ जाते हैं। उसके बावजूद जब बुक्स अवेलेबल नहीं है तो हम उनको तो सर क्या वजूहात हैं उर्दू बाज़ार में इस तरह से लोड शेडिंग की? आप कह रहे हैं कि जी इतना टाइम हो गया, कभी लोड शेडिंग नहीं हुई, आप लोग 100% जो है वो आपकी बिलिंग है, तो आप लोगों ने उसके ऑल्टरनेट वालिदैन की, असातिज़ा की, स्टूडेंट्स की सहूलियात के लिए जनरेटर वगैरह या कोई चीज़ों के इंतजामात नहीं किए हुए? नहीं किए हुए, जनरेटर वगैरह किए हुए, हमने सारा सिस्टम किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी सारा दिन लाखों रुपए का पेट्रोल फील जल रहा है। सही, सिर्फ शोर ही शोर होता है बाजार में, इतने जनरेटर हैं। हाँ। अच्छा चले, हम तो फिर भी सरवाइव कर लेते हैं। सही। लैथ मशीन वाले हो गए, टायर मार्केट, ये सारी हमारे से जुड़ी हुई है ना। जी जी, वो बेचारे बड़े परेशान हैं क्योंकि उनकी हैवी मशीनें हैं, वो नहीं चलती। सही। तो बहरहाल हमारे तो कारोबार को, चले आपका जो कारोबार है वो मुतासिर रहना है, होप कि अल्लाह ताला जो है वो सिचुएशन बेहतर करे। बट ये बताएं कि जो कोर्सेज जो शॉर्ट हुए हैं वो कौन सी जो क्लासेस हैं, उनके जो किताबें हैं वो शॉर्टेज है उर्दू बाज़ार में, और फिर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं और पीछे से आप लोगों को क्या कहा जाता है कि भाई नया तालीमी साल शुरू हुए, 2 माह गुजर गए लेकिन अभी तक किताबें जो है वो पूरी नहीं आई? भाई बात ये है कि 1 क्लास से लेके और मैट्रिक क्लास तक बुक शॉर्ट है और स्टूडेंट बहुत परेशान है क्योंकि बुक्स मिलती नहीं है और स्कूल वालों को उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है। माँ बाप भी इसी तरह सफ़र कर रहे हैं जैसे स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं। अब अगर आप बच्चों को बुक्स नहीं देंगे, मैं तो हैरान हूँ, आज हम 77 साल हो गए, आज हम स्टूडेंट को किताब ही नहीं दे सकते। दुनिया कौमें तरक्की करती हैं एजुकेशन की वजह से, और हमारे ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स का नेमल बदल कोई नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी बुक्स है, अथेंटिक बुक्स है और सस्ती बुक्स है। अब ख़ास तौर से 9-10। अच्छा, स्कूल एसोसिएशन भी इस हवाले से इंटरवीन करती होगी, वो भी ज़ाहिर है कहते होंगे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको, तो उनके हवाले से क्या बात सामने आती है या उनका क्या कम्युनिकेशन होता है आप लोगों के साथ में? भाई 1 से 8 तो ज़्यादातर इन्होंने प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स लगा ली ना। ठीक। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से बहुत कम बुक चलती जी, लेकिन 9-10 का और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कोई नेमल बदल नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं है। जी जी, वो हर हालत में स्कूल वाला हो या स्टूडेंट हो, उससे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स परचेज करनी है और उसी से पेपर होते हैं, तो उसके लिए बड़ा परेशानी है। तो क्या कह रहे हैं, कब तक आ जाएंगी मार्केट अब में? इंशाल्लाह कह रहे हैं बड़ी ईद के बाद। बड़ी ईद के बाद जो है वो मार्केट में वापस जो है वो इंशाल्लाह आना books आ शुरू जाएंगी। हो जाएंगे। आना शुरू हो जाएंगे। सही। तो अब जिस तरीके से शॉर्टेज है तो कैसे फिर वालिदैन आते हैं, क्या आप उनको कहते हैं, क्या तसल्ली देते हैं कि नहीं जी आप 15 दिन बाद चक्कर लगाएं, 10 दिन बाद वापस आएं, क्या फिर उनके क्या रिएक्शन होते हैं? स्टूडेंट्स तो जाहिर है, आई कैन इमेजिन कि अगर आपकी कोई बुक शॉर्ट हो तो क्या गुजरती है उस स्टूडेंट के ऊपर जिसने पढ़ना हो। 2 महीने गुजर चुके हैं और 2 महीने में आप सोचें कि कितने सारे सब्जेक्ट जो है वो कंपाइल हो जाते हैं और कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी वजह से कोर्स जो है वो डिले होता है और कंप्लीट नहीं हो पाता, और अक्सर एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्कूल वाले इस बात पर भी एम्फेसाइज़ कर रहे होते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो एग्ज़ाम्स को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। तो ये तो हाल है जी एजुकेशन का हमारे मुल्क में। बहुत शुक्रिया साजिद यूसुफ साहब, आप हमारे शो पर आए और हमें बताया कि उर्दू बाज़ार में लोगों को किन परेशानियों का सामना है और किस तरीके से जो वालिदैन, असातिज़ा और स्कूल वाले भी परेशान हैं। तो शो में यह वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर दीगर टॉपिक्स जो हैं वो आपके साथ में शेयर करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है।
वेलकम बैक। तो जनाब, अब जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए कि हर कोई जो है अब दीवाना हुआ है कि जो सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट होते हैं वो हम करवा लें। उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे स्पेशली आईब्रोज पर। जी हाँ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आमना मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जनाब, जब आमना हमारे साथ होती है ना, तो आमना हमारी इस तरह की जो गेस्ट हैं कि आमना जब साथ हो तो दिल करता है कि आमना से ना सारी ब्यूटी जो है वो टिप्स ले ली जाएँ, सारी ब्यूटी की बातें जो है वो पूछ ली जाएँ। लेकिन आज हम जो है आमना आईब्रो माइक्रो ब्लेडिंग के ऊपर जाएंगे और मुझे बताएं ये क्या है, और फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट पे बढ़ेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी आईब्रोज की जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं। सो माइक्रो ब्लीडिंग बेसिकली एक सेमी परमानेंट मेकअप टेक्निक है, सही, जिसमें वो औरतें जिनको रोज़ अपने आईब्रोज फिल करने पड़ते हैं या एलोपेशिया की वजह से उनके आईब्रोज नहीं हैं, या कैंसर सर्वाइवर्स हैं जिनका कीमोथेरेपी की वजह से हेयर लॉस हो गया है, तो उनके लिए ये एक परफेक्ट ट्रीटमेंट है। सही। इसमें होता क्या है कि वी यूज़ अ टाइनी ब्लेड यूजिंग सेमी परमानेंट पिगमेंट्स जो कि हलाल होते हैं, प्लांट बेस्ड हैं। सही। और इसमें कोई केमिकल नहीं होता हमारे पिगमेंट में। हाँ। और हम हेयर लाइक strokes we create an illusion of hair। ओके। तो ऐसे लगेगा आपको करीब से भी कि आईब्रो घनी घनी है, बट एक्चुअली वो हम लोग अपना स्ट्रोक्स लगा के आपके आईब्रोज की शेप चेंज कर देते हैं। आईब्रो की शेप जो है वो चेंज कर देते हैं। तो बिना टाइम जाए कि जो है वो इस वक्त आमना की जो मॉडल है वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ जो है सहर मौजूद हैं, जो कि भाई ये ट्रीटमेंट अभी करने जा रही हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा जो है वो हमारे कैमरामैन फोकस करें। अभी आपने थोड़ा सा आगे बैठना है ताकि वो ये फोकस करके जो है वो दिखाएं कि भाई ये किस तरीके से सबसे पहले जो ये मैपिंग की गई है। अगर आप इनकी आईब्रो को फोकस करेंगे ना तो आप देखेंगे कि इस ट्रीटमेंट से पहले जो है इनकी मैपिंग की गई है और बाकायदा जो है वो लाइंस बना के बड़ा कैलकुलेट करके जो है मैपिंग बेसिकली जो है वो हम एरिया आपका फेस का डिफरेंट एरिया से हम लोग मेजरमेंट्स लेते हैं। सही। बिकॉज हर एक की फेस शेप यूनिक होती है। जैसे कभी कभी हमारे पास लोग पिक्चर ले आते हैं एक्टर्स की, एक्ट्रेसेस की, कि हमें ऐसे आईब्रोज दे दें, बट आपका फेस खुद ही यूनिक है, आपके आईब्रोज उसके अकॉर्डिंगली होने चाहिए। सो वी टेक मेजरमेंट्स फ्रॉम अराउंड द फेस के स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, थिकनेस क्या है, टेल कहाँ एंड करती। तो अभी हमने तो बिल्कुल ये जरा दिखाएं कि ये किस तरीके से जो है वो मैपिंग की गई है। और अभी जिस तरह से सहर इसको मैपिंग कर रही थी और जिस तरीके से स्टार्ट किया था, दैट्स अमेजिंग कि ये अच्छा बहुत कैलकुलेटेड एरिया है जो इन्होंने इसको जो है ना वो किया है। और मैं आपसे पूछूंगी कि आपने आर्ट शेप बनवानी है, मतलब आपकी जो शेप होगी वो आर्ट शेप होगी। सही सही सही। तो ज़रा पहले ये मैपिंग जो है वो फोकस करके प्लीज़ दिखाएं कि ये किस तरह से जो है वो मैपिंग की गई है। तो फिर जैसे हम आप आपको जो है बताएंगे मैपिंग में इस आईब्रो ये नीचे है इनका आईब्रो, सही, एंड दिस इज वेरी नॉर्मल कि हमारी एक साइड फेस की सैग करना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ ऊपर इनका एरिया खाली है, तो थ्रू माइक्रो ब्लेडिंग हम इसकी बैलेंस भी करेंगे आईब्रो को, ताकि ये ऊपर नीचे ना लगे। सही। तो प्लीज़ इसको ज़रा दिखाएं मैपिंग को कि ये किस तरीके से यहाँ पर जो है वो मैपिंग की गई है। एंड फिर उसके बाद जो है वो हम आपको दिखाते हैं कि फर्दर मोर जो ट्रीटमेंट है वो क्या ट्रीटमेंट होगी। अच्छा, आपने आर्ट शेप लेनी थी। हाँ, सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि ऊपर नीचे है, तो मैं चाहती हूँ कि ये बराबर हो जाए। बिल्कुल, तो ये बराबर हो जाए। तो ये बिल्कुल आप थोड़ा सा फेस इस तरफ करें ताकि हम आपकी जो है वो मैपिंग दिखा सकें। ये देखें आप, इनके फोरहेड के ऊपर जो है वो सहर ने जो है वो मैपिंग की हुई है। तो ये इसके बाद जो है आप ये इस कैमरे में देखें एंड यू कैन सी कि यहाँ पर जो है सहर ने मैपिंग की हुई है। और अच्छा, ये क्यों करते हैं आमना, ये ज़रा बताएं। देखिए, हमें कुछ भी एज एन आर्टिस्ट हमें स्केच तो क्रिएट करना पड़ता है ना, कुछ भी चीज़ ब्लाइंडली नहीं कर सकते। तो अब जो ये लाइंस हैं हम इसके अंदर ही शेप को क्रिएट करना शुरू करेंगे। चलें जी, अभी आप ट्रीटमेंट करने जा रही हैं तो ट्रीटमेंट आप अपना स्टार्ट करें सहर। बिल्कुल। और फिर जो है वो हम आपको दिखाते हैं साथ साथ में कि जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से जो है वो इसमें ये भी होता है। एंड फिर जो है ना वो उसके बाद हम आमना से पूछते भी जाएंगे कि क्या क्या कुछ हो रहा है जनाब। जी आमना, अभी ये ट्रीटमेंट में पहले क्या करने जा रही हैं? अभी इनका कलर सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि हर एक को सेम कलर नहीं लग सकता। अच्छा। तो उसकी पूरी कलर थ्योरी होती है। हमारी बॉडी इटसेल्फ कलर बना रही होती है, आइदर वार्म टोन,
कूल टोन या न्यूट्रल। तो कई दफ़ा शायद आपने नोटिस किया हो कुछ लोगों के आईब्रोज ग्रे हो जाते हैं, पर्पल हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम। इट्स बिकॉज जो आर्टिस्ट है उसको पता ही नहीं है कि कलर क्या लगाना है। कलर क्या लगाना क्योंकि है। दिस इज़ नॉट अ वाइट पीस ऑफ पेपर, यू आर एक्चुअली डीलिंग विद समबडीज फेस, देयर स्किन एंड हाउ द कलर विल रिएक्ट टू इट। सो उसके लिए हमें क्लाइंट से भी कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं, उनका वेन कलर देखना पड़ता है और आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये वार्म टोन है, कूल टोन है या न्यूट्रल है। और फिर उस हिसाब से हम एक ब्राउन का शेड या किसी को अगर डार्क चाहिए तो ब्लैक में भी जा सकते हैं, या किसी को ऐश ब्लॉन्ड चाहिए, कुछ लोग जैसे आपको पता है ब्लॉन्ड नेचुरली होते हैं, सो वी यूज लाइटर कलर। सो इट्स नॉट अबाउट चूजिंग जस्ट वन कलर एंड स्टार्टिंग ऑफ। तो उसका पूरा एक हमारा कंसल्टेशन होती है कि कलर क्या डिफाइन करना है और क्लाइंट के गोल्स बहुत ज़रूरी है कि क्लाइंट को क्या चाहिए, क्लाइंट को क्या चाहिए। चलिए जी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें सहर, ताकि फिर जो है वो साथ साथ हो जाए। आमना बताती जाएंगी। अच्छा आमना, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, तो अच्छा ये बताइए इसका ड्यूरेशन क्या होता है सेमी परमानेंट का? देखिए अप टू अ ईयर बड़े आराम से। और अगर किसी के लाइफस्टाइल में ज़रा आउटडोर वर्क है, जिम ज़्यादा जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, सोना पे जाते हैं, तो उसमें फेडिंग जल्दी हो जाती है। सही। सो उसके अलावा 1 ईयर तो आराम से, बट ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन अ क्लाइंट्स एज। तो यंग लोगों ये ओवरऑल जो है इन्होंने अभी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, तो क्योंकि हमारे पास एक टाइम फ्रेम होता है। नमिंग हमने पहले कर दी है, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि इज इट पेनफुल और नॉट, तो आधा घंटा पहले नमिंग करके मॉडल की ऑलरेडी हमने नमिंग की हुई थी, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट जो है इन्होंने मॉडल की नमिंग पहले की हुई थी। और अगर ये आप देखें यहाँ से तो आप देख सकते हैं कि ये अभी क्या करने जा रही हैं ये सहर, अगर आप मुझे बताएं तो। स्ट्रोक्स डाल रहे हैं हम इसमें। अच्छा, स्ट्रोक्स डाल रहे हैं नेचुरल बाल की तरह स्ट्रोक्स आएंगे इसमें। अच्छा, सही। ये आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रोक्स इसके अंदर जो है वो डाल रहे हैं, और उसके बाद फिर जब इनके हेयर्स जो हैं ये मतलब बिल्कुल नेचुरल लगने लग जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। तो ये आमना ये शेप भी चेंज हो जाती है, यानी कि ये पूरी अगर आर्च कर रही होगी तो पूरी आर्च हो जाएगी। बिल्कुल। यार दैट्स रियली ग्रेट, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है ना। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि हमें जो है राउंड शेप चाहिए, वैसे राउंड शेप वाला आजकल तो कोई है नहीं, लेकिन वो कहते हैं बिल्कुल आर्च शेप हो, थोड़ा सा जो है ना यहाँ से स्ट्रेच हो, ताकि वो सही। ये सब कुछ क्रिएट हो जाता है। अगर आपको टेल शॉर्ट करके स्ट्रेट करने, जैसे कोरियन आईब्रोज चले हुए हैं, उस तरह के बन जाते हैं। सही। इरानियन स्टाइल बन जाता है, अरबिक स्टाइल बन जाता है। तो अच्छा, ये जिस तरीके से दिखा रहे हैं, तो ये बिल्कुल ये थोड़ी देर में, ये अभी इस टाइम ये क्या प्रोसेस है आमना? ये बेसिकली हम स्ट्रोक्स लगा रहे हैं, वी यूजिंग अ ब्लेड। अच्छा। और ब्लेड जो होता है हमारा वो 1 टाइम यूज का होता है। सो दिस ब्लेड कैन नॉट बी यूज्ड ऑन एनी अदर क्लाइंट, क्योंकि हम ये थोड़ा सा सेमी इन्वेसिव। अच्छा, आमना वैसे हमारे जो मतलब हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारे लोग जो है इस हवाले से कई सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी करते हैं, आप समझ गए होंगी जो मैं पूछना चाह रही हूँ, तो ये उसके लिए ठीक है मतलब? हाँ बिल्कुल। अच्छा। ये कोई भी करवा सकता है, कोई भी करवा सकता है। अगर आप पूछना चाह रही हैं कि कोई इसके बारे में हलाल या हराम, हाँ, बिल्कुल। इट स्टेम्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ टैटू। यस। बट क्योंकि हमारा पिगमेंट इज प्लांट बेस्ड, इसमें केमिकल नहीं है, इसमें मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट नहीं है। जितना हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि इस्लाम में कहा जाता है एनीथिंग डन परमानेंटली ऑन योर बॉडी इज हराम। अच्छा, तो टैटू तो आपका बहुत लंबा अरसा चलता है ना, फेड नहीं होता, तो ये साल में फेड हो जाता है। अच्छा। जैसे लोग हेयर कलर भी तो कराते हैं। ये कितने टाइम चलेगा इनका ये ट्रीटमेंट? अप टू अ ईयर। अप टू अ ईयर इनका रिजल्ट लास्ट करेगा। अच्छा, अप टू ईयर। सही। उसके बाद फिर जो है वो ये वापस आके दोबारा से करवा सकते हैं। अच्छा, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। अभी माइक्रोब्लेडिंग हम आपके शो में ही करेंगे, आप देखिएगा ना कोई रेडनेस होगी ना स्वेलिंग होगी। सही। और अभी तो हम प्रोसेस में है, प्रोसेस मेसी होता है, जैसे ही क्लीन होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, और यूजुअली ये होता है ना कि आईब्रोज जो होती है ना हम लोगों की, वो सारी आईब्रोज जो है ना वो बनी हुई होती है, लेकिन उसमें बीच में ना बहुत गैप्स होते हैं। तो फिर आप उसके लिए आईब्रो पेंसिल यूज कर रहे होते हैं या डिफरेंट चीजें, या फिर क्या होता है कि बहुत सारे लोग शेप ही बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि वो जाहिर है आप फिल नहीं कर पा रहे होते ना। लेकिन ये उसके लिए परफेक्ट है कि जो आपकी आईब्रोज हैं, अगर उसके बीच में बहुत सारा गैप है, तो ये माइक्रो ब्लीडिंग का जो प्रोसेस है, जिस तरीके से आमना बता रही हैं, ये मैं क्योंकि देख रही हूँ खुद होते हुए, तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है ये, और सहर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है इसको फिल कर रही हैं। अच्छा आमना, ये बताएं कि इसका कोई किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट, कहीं हम इसको करवा
लें तो हमें कोई आंखों के ऊपर या स्किन पे इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए? ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्यूरिंग कंसल्टेशन हमें पूछना पड़ता है कि स्किन डिजीज तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है, एलर्जी तो नहीं है। तो अगर क्लाइंट को कुछ भी नहीं है, जैसे साइरोसिस होता है या ओवर ड्राइनेस होती है, सही, और कहीं मोल होता है, मोल पे हम ब्लेड नहीं चला सकते हैं। अच्छा, यानी कि शी इज सेइंग कि जो मोल है उसके ऊपर जो है वो ब्लेड नहीं चलाया जा सकता है। तो ये मतलब दिस इज लाइक आई थिंक कि अगर जिसके मोल होगा, और क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं आमना जिसके जैसे किसी का स्कार है, बाय बर्थ स्कार भी होता है, या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है क्योंकि फिल हो जाता है। और जैसे आप बता रही थी अपने व्यूअर्स को कि रोज पेंसिल से फिल करना पड़ता है, या तो वो खराब बना लेते हैं, या फिर वो कहीं धूप में जाएंगे, ऐसे करेंगे तो एक आईब्रो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सो विद माइक्रो ब्लेडिंग ये सेमी परमानेंट है, आप कुछ भी कर लें, फेस वॉश करें। इवन जो लोगों का प्रॉब्लम होता है एट मोस्ट ऑफ द सैलॉन्स दे से कि हमारी आईब्रो खराब कर दी थ्रेडिंग कर करके, पतली कर दी। तो जब आपकी माइक्रो ब्लीडिंग है, कोई थ्रेड आउट भी करेगा ना, तो दिस इज इन द सेकंड लेयर ऑफ द स्किन। दैट्स रियली ग्रेट। ये तो निकाल ही नहीं सकता ना कोई, तो आपकी आईब्रो टेंशन तो खत्म हो जाती है। अच्छा, कितने दिन पहले अगर इवेंट पे जाना हो तो इवेंट पे जाने से कितने दिन पहले ये करवा लेनी चाहिए? और इसका मतलब एक होता है ना कि मर्ज हो जाता है आपके चेहरे के साथ, क्योंकि ये होना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी। ये आप लोगों को जहन में रखना चाहिए कि अगर आप किसी भी इवेंट पर जा रहे हैं और आप ये माइक्रो ब्लेडिंग करवा रहे हैं और अपनी आईब्रोज की शेप अपने चेंज करवानी है, तो एटलीस्ट 3 डेज या 2 डेज जो है बिफोर आप आएँ, ताकि वो आप खुद भी उससे यूज टू हो जाएं। क्योंकि एक ये होता है ना कि कोई नई चीज आपके चेहरे पर अगर हो रही होती है तो उससे आप खुद, जब आप खुद यूज टू हो जाते हैं, आप खुद कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो फिर आप मजीद जो है वो आगे कॉन्फिडेंस के साथ होते हैं। बट आपके अकॉर्डिंगली कितनी देर पहले आना चाहिए? क्या होता है कि माइक्रो ब्लीडिंग जो है परफॉर्म की जाती है एटलीस्ट अ मंथ बिफोर। अच्छा, स्पेशली हमारे पास ब्राइड्स टू बी आ जाती हैं अ मंथ बिफोर, इसलिए क्योंकि ये 2 स्टेप प्रोसीजर है। अभी 3 वीक्स के बाद इनका एक टचअप ड्यू होगा, बिकॉज स्किन के लिए ये जो पिगमेंट है इट्स नॉट अ नेचुरल थिंग फॉर द स्किन। सही। सो हमारी बॉडी ऐसे बनी हुई है कि बॉडी ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट करेगी। राइट। तो इनका एटलीस्ट 20 से 30% पिगमेंट फेड आउट हो जाएगा। और जब ये 3 वीक्स के बाद टचअप पे आएंगी तो इनका दोबारा से हम टचअप में ये रिफ्रेश करेंगे और इनके आईब्रोज तब परफेक्ट हो जाएंगे। आईब्रोज जो है फिर वो परफेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, जो ये यूज करिए, आई गेस ये कोई कलर यूज करिए? जी, ये पिगमेंट है, इसको पिगमेंट कहते हैं। अच्छा, इसको पिगमेंट, ये प्लांट बेस्ड पिगमेंट जो मैं आपसे बता रही थी। अच्छा, प्लांट बेस्ड पिगमेंट होता है ये। अच्छा, हर कलर में होता है? ये ब्लैक कलर में भी है, ब्राउन कलर में भी है, और इसमें करेक्शंस भी होती हैं। जैसे मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि ग्रे, ग्रीन, पिंक आईब्रोज जिन लोगों की खराब हो जाती हैं तो उनको भी हम करेक्ट करते हैं। जैसे हम अपने डार्क सर्कल्स करेक्ट करते हैं, वैसे हम आईब्रोज को भी करेक्ट करके वापस ब्राउन के शेड में अगर इसमें इनको ये शेप कलर चेंज करवाना है तो आप दोबारा आके अगर ये कहती हैं नहीं ये कलर सेट नहीं कर रहा, ये कलर मर्ज नहीं हो रहा फेस के साथ, क्योंकि ये होता है ना कि आप जब डार्क कर लेते तो समटाइम्स आपको लगता है आपने आईब्रोज बहुत डार्क कर लिए हैं, बिल्कुल, बट फिर कुछ टाइम के बाद आपको ये लगता है नहीं मुझे थोड़ा सा इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए, थोड़ा सा फेड करवाना चाहिए, तो ये चेंज हो जाती है। तो कोई हार्मफुल नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो भी करेक्शन हो जाती है। अभी बल्कि करते हुए क्योंकि पिगमेंट थोड़ा स्प्रेड हो रहा है तो आपको लगेगा डार्क है, बट यहाँ पर ही स्टूडियो में जब हम इसको रिमूव करेंगे आपको स्ट्रोक्स दिखाएंगे। इतने नेचुरल होंगे कि शायद आप कहें कि ये बाल है कि स्ट्रोक है। अच्छा। क्योंकि हमारा ब्लेड बहुत टाइनी है, इसका जो विड्थ है mm वाइज इट्स लाइक 0.03, तो वो आपके हेयर को बिल्कुल रेप्लिकेट कर रहा है, रेप्लिकेट कर देता है। अच्छा, ये बताएं आमना कि जो पतली जिनकी सुपरसिलियम, पतली जिनकी आईब्रोज हैं वो क्या करें? माइक्रो ब्लेडिंग। That's really great. This is the best solution. क्योंकि चलिए ये तो जो हम दिखा रहे हैं ये वो आपको ट्रीटमेंट दिखा रहे हैं कि ऑलरेडी शी हैज मतलब अच्छी आईब्रोज हैं, बट वो सारे जिनकी बहुत ज़्यादा जो है वो पतली आईब्रोज हैं और वो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, तो उनका ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से जो है वो इसी तरह से होगा कि मैपिंग होगी, पहले नमिंग होगी, क्लाइंट का गोल हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इनको कैसी आईब्रो चाहिए,
किस तरह की, और फिर हम अपने टूल्स से वो क्रिएट करेंगे। लेकिन आमना वो चलिए ठीक है, सही आप बता रही हैं, लेकिन अब जैसे फर्ज करें कि पतली किसी की आईब्रोज हैं, तो अब जब आप मैपिंग करते हैं तो वो कहीं आर्टिफिशियल तो नहीं लगती, क्योंकि जब आप उसको ऊपर से थोड़ा सा चौड़ा करके लेंथ आप उसकी ज़ाहिर है यहाँ से भी बढ़ाते हैं, तो वो फोर हेड भी है ऊपर, और फिर वो जिस तरह से आप बताइए मैपिंग, तो वो फेक तो नहीं लगती, नहीं पता चलता, नहीं पता चलता। दैट्स रियली ग्रेट। क्लाइंट को ये होता है कि अचानक से जब वो थिन से थिक पे जाते हैं तो उनको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, बट अदरवाइज लाइक आई सेड कि यहाँ ही हम जब रिमूव करेंगे, इनका भी जैसे एक ऊपर है एक नीचे है, हाँ। तो आप देखिएगा कि जो हम थोड़ा ऊपर कर रहे हैं, हाँ। वो कितना ज्यादा नेचुरल लग रहा होगा, वो पता भी नहीं चलेगा। और फिर एक और टेक्निक भी होती है, स्ट्रोकिंग एंड शेडिंग। हाँ। अभी जैसे ये मैनुअल टूल है, तो एक मशीन शेडिंग भी होती है। ओके, तो जिनके बहुत पतले हैं या जिनके जैसे एलोपेशिया की वजह से बाल ही नहीं होते, जी जी, तो हम उसमें शेडिंग भी करते हैं 3D इफेक्ट के लिए। ओके, सही। क्योंकि देखिए स्ट्रोक को हम कितना करीब कर सकेंगे। हाँ, बिल्कुल। बहुत करीब करेंगे तो स्किन फट जाएगी, स्किन फट जाएगी, सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें जो गैप्स होते हैं फिर वो हम शेडिंग के थ्रू उनको 3D इफेक्ट में ले जाके करते हैं। चलिए जी, ये तो बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना एक्साइटिंग अभी ये जैसी ट्रीटमेंट हो रही है ना, तो बिलीव में मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि ना बस दिल कर रहा है कि ये ट्रीटमेंट जो है वो आप सब लोग भी करा लें, क्योंकि आप सब लोगों को कराना चाहिए। और आमना जो है इनका काम बड़ा ही परफेक्ट है। चलिए जी, इतने ये ट्रीटमेंट हो रहा है तो हम यहाँ पर शो में एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद फिर जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि आमना ने जो माइक्रोब्लेडिंग की है, जो शहर यहाँ पर ये ट्रीटमेंट कर रही हैं, उसका रिजल्ट कैसा है। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। स्टे विद अस, कीप वाचिंग सीरियस 10। वेलकम बैक। तो जनाब, इस वक्त माइक्रोब्लेडिंग का जो ट्रीटमेंट है वो जारी है, और जिन लोगों को शौक है कि वो अपनी आईब्रो की जो शेप है वो सेमी परमानेंटली चेंज करवाना चाहते हैं, तो हेयर इट इज़। आप देखें कि कितना ज़बरदस्त जो है वो रिज़ल्ट है। आमना वाकई शहर ने जो है बड़ा ज़बरदस्त काम किया, और बड़ी जल्दी जो है इन्होंने ये सारा कुछ किया। अभी क्या रह गया है शहर? अब सेकंड पास होगा इस पे। अच्छा, हमने नमिंग जेल लगाई थी, ये अभी जो है वो नमिंग जेल लगाई है, अभी ब्रेक में जो है ये लगा रही थी। अभी ये आप क्लीन कर रही हैं इसको? जी, क्लीन करके इस पे सेकंड पास होगा। ओके जी, क्लीन करने के बाद इसके ऊपर सेकंड पास होगा। आमना, वो क्यों ज़रूरी है? इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसीजर। अच्छा, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखिए पहले एक रोड मैप बनाया था, हाँ। उस पर हमने स्ट्रोकिंग की, अब उसको रीस्ट्रोक करना है, क्योंकि स्किन ओपन होती है, ऑल्दो इतनी ओपन नहीं है कि ब्लड निकले, जस्ट एट द राइट डेप्थ। अच्छा, अगर कुछ क्लाइंट जो है वो फर्स्ट वाले में ही जो है वो कंफर्टेबल फील करते हैं, नहीं तो आप कहते हैं नहीं भाई नहीं, ये लूज होगा, पिगमेंट बॉडी रिजेक्ट करेगी इसको, तो इसलिए हमें डबल पास करना पड़ता है। डबल पास जो है वो करना पड़ेगा। और अगेन अच्छा, फिर उसके बाद अब इसमें मैपिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि आप वो इनके पास ऑलरेडी स्ट्रोक्स हैं, तो ये ऑलरेडी जो है फिर ये डार्क जो है वो कर सकती हैं। अच्छा जी, ये मुझे बिल्कुल थ्रेड मुझे ज़रा दीजिएगा प्लीज़। तो ये जो है थ्रेड आ गई है, आपने थ्रेड मंगवाई थी? मैं इसके बात करूँ। ठीक है, बिल्कुल शेप देने के लिए। और अभी आप देख सकते हैं कि मॉडल को बिल्कुल कोई पेन नहीं हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न लोगों का ये होता है कि पेनफुल तो नहीं है, पेनफुल तो नहीं है। एग्जैक्टली, आपके सामने करवा रही हैं, कुछ इनको पेन फील नहीं हुआ, तो इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर। और कुछ क्लाइंट्स तो मेरे सो भी जाते हैं। सही बात है। अच्छा, वो जो आपने कहा था कि हम बहुत माइक्रो, हमारा जो ब्लेड है बहुत माइक्रो है, जी, तो जी, वो तो नहीं होता पेनफुल, या वो तो स्किन के लिए नहीं, ये देखिए आपके सामने वो यूज कर रही हैं, तो कुछ भी नहीं। सही, बिल्कुल। और बहुत आसानी से जो है इनकी जो मॉडल हैं उनको बिल्कुल भी, मुझे तो नहीं लग रहा, बड़े मज़े से जो है ये आज तो खुश हो रही होंगी कि भाई ओके फाइन। अच्छा, ये माइक्रोब्लेडिंग अगर कोई इवेंट से 3-4 घंटे पहले ही करवाने आ जाए हो जाती है? देखिए करवा तो सकते हैं, पर उसका एक हीलिंग टाइम होता है। इसके बाद क्या फिर करना होता है? वैसे तो दे आर गुड टू गो। अच्छा, जब हम क्लीन करके क्लाइंट को आईब्रोज दिखाते हैं, तो अगर उनका कोई इवेंट है वो शाम को जा सकते हैं। अच्छा, बट आइडियली हम लोग कहते हैं कि 1 महीना पहले आए इवेंट से, ताकि अच्छे से सेट हो। अब आप इवेंट पे जा रहे हैं, आप फाउंडेशन लगा रहे हैं, अभी आपकी स्किन हमने ट्रीट की है, कोई इन्फेक्शन हो जाए, और कोई ऐसा ना इन्फेक्शन हो जाए, बिल्कुल। और तो कितने दिन तक फिर अवॉइड करना होता है? देखिए 3 to 5 days एटलीस्ट आईब्रो पे पानी नहीं लगना चाहिए।
3 to 5 days। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हम फेस वॉश कैसे करें? कैसे करें? हाँ, तो आप आईलिड्स डाउन अपना फेस वॉश करेंगे। हाँ बिल्कुल, आपने इतना बिल्कुल अपनी आईब्रोज आपने ऐसे हाइड करके, हाँ, तो नीचे से आपने अपना फेस जो है वो वॉश करना है, इतना। और ये कितने दिन तक? 1 दिन तक? नहीं, 3 to 5 days। 3 to 5 क्योंकि पिगमेंट को ड्राई होना है, हाँ, स्किन को क्लोज होना है। और वैसे कहने में 5 days बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बट देखें ये साल भी तो चलेगा ना। हाँ, वो भी सोचे लॉन्ग टर्म रिजल्ट भी तो है ना इसका। हाँ, हाँ। और इन केस अगर कोई इतना मतलब जैसे, क्योंकि अब हर किसी की अलग अलग नेचर होती है ना, अगर कोई डाउन आईलिड, आपने बोला कि इस तरीके से डाउन आईब्रोज जो है, हाँ, सुपरसिलियम के नीचे से जो है वो अपना उन्होंने वॉश करना शुरू किया है फेस, अगर कुछ पानी वानी चला जाता है, हाँ, हाँ, और इट्स तो ओके, क्या होता है? टिश्यू से डैब कर सकते हैं, वैसे तो कम्प्लीटली अवॉइड करें। हाँ, जिम में भी जो कार्डियो करते हैं, जिनको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो वो लाइट एक्सरसाइजेस करें, धूप में जाने से थोड़ा बच लें। सही। और ये 3-4 चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। और रबिंग या इचिंग ना करें अपने स्ट्रोक्स को, ऐसे मतलब आईब्रो हाँ, को मतलब इच ना होता है करें। ना कि बहुत ज़्यादा होता है कि बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं चुलबुले होते हैं, ठीक है, तो वो एक जगह बैठ नहीं रहे होते, वो कभी ऐसे कर रहे होते, कभी ऐसे कर रहे होते, कभी आईब्रोज ऊपर नीचे। अच्छा, आईब्रोज कर सकते हैं मूव ऐसे करके? हाँ, वो कोई इशू नहीं है। वो कोई सही। इशू नहीं है। तो जनाब ये नहीं कि जितनी SOPs आमना ने बताई हैं ये मेरे लिए तो नहीं आई कैन नॉट डू दिस। मुझे तो, मैंने अगर ये करवाया ना माइक्रोब्लेडिंग, यकीन करें अगले दिन मैंने आमना का दिमाग खराब कर देना। आमना मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हो गई है, आमना मैंने तो मुंह धो लिया, आमना मुझसे तो ये हो गया, मैंने तो खुजा लिया। भाई ये बड़े सब्र वालों का काम है, लेकिन इट्स अमेजिंग ट्रीटमेंट। और जिस तरीके से आपकी ये जो आईब्रो की शेप मेंटेन हो रही है, दैट्स रियली रियली अमेजिंग। उसकी ये मतलब एक तरह का इस तरह का सोल्यूशन है कि ये परमानेंट भी नहीं है और सेमी परमानेंट भी है और लॉन्ग टर्म भी है। लॉन्ग टर्म तो इसके जो है ना बड़े सारे बेनिफिट्स हैं। ये वाकई इसलिए इसका बेनिफिट है कि ये एक लॉन्ग टर्म जो है वो आपका आसानी है आपके लिए, आपकी जो मुसीबत है वो ख़त्म हो जाती है। जिस तरह से पहले वाले सेशन में हम बात कर रहे थे ना हम ना, कि वो जो आईलैशेस लगवा लेते हैं लोग, वो बड़ी सुकून वाली ज़िंदगी होती है। हाँ, बिल्कुल। कि भाई आपने जो है वो हर वक्त मस्कारा लगा रहे हैं, वाटर प्रूफ भी हो ना, फिर भी वो कुछ ना कुछ या फिर वो इरिटेटिंग भी तो हो जाता है, हाँ, भी उतरता नहीं है ठीक से व्हेन यू वांट टू टेक इट ऑफ। तो इसका ये है विद सेमी परमानेंट के, जैसे आजकल फॉर एग्जांपल कोरियन आईब्रो इज इन ट्रेंड। ये किस तरह की शेप की होती है कोरियन आईब्रोज? मेरे ज़हन में कौन सी आ रही है? आपने कौन सी बताना चाहिए? स्ट्रेट होती है ऐसे। अच्छा, जो उठी हुई होती है ना, हाँ, यूं उठी हुई होती है। तो आप देखें कल को वो ना हो फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो कोई और चीज शेप में आ जाए, तो फिर आ आपका तो फेड आउट हो ही जाएगा 1 साल के अंदर। तो तब आप वो ट्रेंड फॉलो कर लें। सही। जैसे मुझे याद है मेरी एक क्लाइंट थी, बैक इन द डे 90s में पतले आईब्रोज बहुत इन थे। अच्छा, तो उन्होंने अपने आईब्रो को लेजर करवा के पतला ही कर दिया। ओह गॉड। अब देखिए वो आफ्टर 20 years हाँ, एक ट्रेंड आ गया कि थिक आईब्रोज हैं। थिक आईब्रोज, तो फिर हमने उनके 2 सेशन की बजाय से थिक ही आईब्रोज बड़ी। नहीं, अगर आपको 80s 90s की एक्ट्रेसेस जैसे पतले पतले आईब्रोज होते थे उनके, तो वो इन थे और काफी लोग थिन रखते थे अपनी आईब्रोज, तो उन्होंने तो लेजर करा दिया। आई वाज अज्यूमिंग कि फिर वो मेकअप कैसे आई मेकअप जो है वो, क्योंकि हम लोग तो हमेशा से ये होता है ना कि हम लोगों की आईब्रोज जो है वो जब तक चौड़ी नहीं हो, जब तक वो थिक नहीं हो, तो वो मजा नहीं आता या कॉम्प्लीमेंट ही नहीं करता वो आई को ना। वो ऐसा लगता है जैसे आईज जो है वो पूरा शेडो ही कुछ नहीं है, फ्रेम नहीं है, कर लेता है आपको आईब्रो। बिल्कुल सही। तो वैसे ये बताएं कि चलें ये तो ट्रीटमेंट है, लेकिन जो लोग नॉर्मली भी चाहते हैं कि उनकी आईब्रोज विदाउट किसी भी ट्रीटमेंट के वो बेहतर हो सके या थोड़ा बहुत जो है वो थोड़ा सा थिक ग्रोथ आ जाए, हाँ, तो क्या वो फिर करें? देखिए कुछ ऑयल्स भी मिलते हैं हेयर ग्रोथ के। अच्छा, केराटिन बेस्ड ऑयल्स होते हैं, क्योंकि हेयर इज 97% केराटिन। सही। तो अगर आपको केराटिन ऑयल आप लगा लें तो उससे आपकी ग्रोथ होगी। कुछ लोग कैस्टर ऑयल लगा लेते हैं आईब्रो पे। ये कैस्टर ऑयल जो है यू नो That's really famous. लंबा कर, हर कोई कहता है जी सरसों के तेल में मिला के लगा दें, डायरेक्ट अप्लाई कर लें। इसकी कोई वैसे है कोई अफादियत? कैस्टर ऑयल इज गुड फॉर लैशेस, अच्छा, क्योंकि वो उनको लॉन्ग करता है। बट आपको आईब्रो का हेयर लॉन्ग नहीं करना, आपको न्यू ग्रोथ चाहिए, तो आपको उसके लिए एक डिफरेंट ऑयल चाहिए। So केराटिन ऑयल इज रियली गुड फॉर दैट। और वो वैसे मैं खुद भी एक प्रोडक्ट है मेरे पास जो हम प्रोड्यूस भी करते हैं, केराटिन ऑयल का आईब्रो सीरम है हमारे पास। एंड अदर देन दैट आप एक गार्लिक क्लोव लें
उसको हाफ में कट करें सही, और उसको रब कर लें डेली। अच्छा, और जेंटली भी, तो उससे भी आपकी ग्रोथ आ जाती है। उससे भी ग्रोथ आ जाती है। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। और देखिए जी, आमना ने हमें ट्रीटमेंट के साथ साथ जो है वो शॉर्ट और स्मार्ट जो है वो भी ट्रीटमेंट हमें बता दिया कि आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अभी जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, खवातीन आती हैं, ज़्यादातर वो क्या किन ट्रीटमेंट्स के लिए आपके पास आती है कि आमना वी वांट दिस, हमें ऐसा बना देना। मजे की बात बताऊं, हाँ। तो अब तो लड़के भी आते हैं आईब्रो माइक्रो लड़के भी आते हैं जनाब। और क्यों नहीं, क्यों नहीं, why not? मतलब why not? They want to देखिए, look good as खूबसूरती well. जो है ना, अच्छा अब पता है क्या वो ट्रेंड चला गया हुआ है कि अभी 2-4-5-6 साल पहले जो है वो लड़के जो है वो लड़कियों को ये कहते थे ना, अच्छा जी पार्लर में तो या सैलून्स में तो सिर्फ लड़कियां जाती है, उन्हीं का काम है। अब नहीं कहते वो, क्योंकि उनको पता है कि क्या इंपॉर्टेंस है। उन्हें ये पता है कि जी किस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से जो है वो आप अपना जो चेहरा है उसको बेहतर कर सकते हैं, आप अपने चेहरे की शेप को बेहतर कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो आप ग्लो लेके आ सकते हैं। तो ये फाइनल हो गया, ये जरा दिखाएं। बस ये फाइनल हो गया। फिर अभी हम इसको रिमूव करेंगे, थोड़ा सा ड्राई कर रहे हैं हाँ, ताकि पिगमेंट सेटल हो जाए। सही। और फौरन से रिमूव करेंगे तो पिगमेंट तो हमने तो मैं चाहूंगी कि एक इसको हम करते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर ये उठ सकें तो जरा उठ के ये अपनी फाइनल लुक जो है वो जरा कैमरे पे दिखा दें। पर ये अभी फाइनल लुक नहीं है, अभी हमने इसको हाँ, इसको अभी ऑब्वियसली इसको अभी फाइन करना है, बट आई कैन सी कि ये बहुत जबरदस्त जो है तरीके से बना है। अभी मेरे ख्याल में आप यहाँ से इसको रिमूव करेंगी, शहर पूरा रिमूव होगा और उसके बाद जो है ये आप यू कैन सी कि यहाँ पर जो है ये आईब्रोज और ये ऑलमोस्ट हो चुका है। इनके शेप के अलावा के जो बाल हैं वो थ्रेड होंगे, हाँ, उससे फिर प्रॉपर एक शेप आपको समझ आ जाता है। उससे फिर प्रॉपर जो है वो शेप समझ आएगी। ये इफ यू नीड दिस सो यू कैन कीप इट, क्योंकि टीवी पे टाइम शॉर्ट है, यूजुअली हाँ, हम 10-15 मिनट्स इसको छोड़ देते हैं। 10-15 तो अभी हम मिनट्स रिमूव हाँ, कर देंगे ताकि आप सब देख पाएं कि क्या शेप आई है। आप लोग देख सकते हैं कि जो है ना वो किस तरीके से इनकी जो आईब्रोज हैं वो ऑलमोस्ट हो गई हैं, लेकिन अभी ये इसका जो फाइन टच है वो अभी फाइन टच जो है वो होगा। तो चलिए जी, यहाँ पर फिर हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और फिर इसका आपको जो बिल्कुल फाइनल टच है वो दिखाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब इस वक्त माइक्रो ब्लीडिंग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर है और ये फाइनल हो चुका है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि वो ऑलमोस्ट डबल पास किया था इन्होंने, बट अब ये यहाँ पर थ्रेडिंग जो है वो की जा रही है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो है थ्रेडिंग की जा रही है। तो ये आप ज़रा देखें कि अब ये अच्छा आमना, अब ये थ्रेडिंग के बाद बस बिल्कुल फाइनल सही ये है कि जी अच्छा इसमें और भी जो इनको लग रहा होगा तो वो भी ये यहाँ से हेयर जो है वो रिमूव कर रही होंगी और फाइनल शेप में आ जाएंगे। फाइनल शेप में आ जाएंगे। तो बस जिस तरीके से ये अभी थोड़ी सी देर में ऑलमोस्ट डन सहर, ठीक है जी। तो यू कैन सी, प्लीज़ आप ज़रा ऐसे उठें और ये दिखाएं जी सामने अपना फेस कि ये किस तरीके से जो है ये ज़बरदस्त आईब्रोज जो है इनकी सेमी परमानेंट माइक्रो ब्लेडिंग जो है वो आमना की जानिब से की गई है, सहर ने की है। अच्छा जी, दैट्स अमेजिंग वर्क, यू नो। मेरी तरफ देखिए, बाकी में बहुत बहुत प्यारी लग रही है। स्पूली से हम दिखाएं थोड़ा करीब करके बिल्कुल स्ट्रोक, तो बिल्कुल ज़रा सा थोड़ा सा करीब करके इनके जो स्ट्रोक्स है ना वो थोड़ा सा ज़रा करीब करके दिखाएं ताकि ये लोग देखें कि जब ये आई थी तो इनकी आइज़ की जो ये सुपरसिलियम यानी जो आईब्रोज है ये हमने आपको दिखाई थी और अभी देखिए फाइनल टच के ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा, बड़ा यंग और ढाक खुद भी और हाँ और बड़ा बेहतर और बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, यानी नेचुरल लग रहा है। सहर फिर से नीचे करें, आप देखें। हाँ बिल्कुल, मैं देख रही हूँ बिल्कुल कि ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये स्ट्रोक्स अंदर आ चुके हैं, ये बिल्कुल बालों के साथ मैच कर गए, मैच कर गए, पता भी नहीं चल रहा। और सिर्फ 5 डेज तक जो है आपने अपना फेस यहाँ से वॉश करना है, थोड़ी सी एहतियात करनी है, लेकिन जो है वो आपने जो है क्या पूरा साल मज़े से इसको एंजॉय करना है। ये पूरा साल जो है आराम से चलेंगी और मज़े से आपने एंजॉय करना है। दैट्स अमेजिंग। बहुत शुक्रिया आमना कि आप हमारे शो पर आई और आपने हमें बताया कि माइक्रो ब्लेडिंग जो है वो किस तरीके से होती है। चलिए जी, आपने ज़रूर बताना है कि ये प्रोसेस जो है पूरा ट्रीटमेंट आपको कैसा लगा। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मिलवाएंगे आपको एक और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से। कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक
बैक। तो जनाब इस वक्त मेरे साथ में, मेरे पास, मेरे सामने क्या है, ये है ब्राउनीज़। और ज़रा इसको आप फोकस करें तो ये जो ब्राउनीज़ हैं ये बड़े मज़े की ब्राउनीज़ होती हैं, और ये ब्राउनीज़ हमारे शो पर कौन ला सकता है। तो जब ये ब्राउनीज़ आती हैं या इस तरह की कोई क्रिएटिव चीज़ें आती हैं तो हमारे शो पर आती हैं। साइमा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आज हमने सोचा कि साइमा को बुलाया जाए और केक बेकिंग के ऊपर बात की जाए, क्योंकि इसमें जो है साइमा बड़ा ज़बरदस्त बेकिंग का काम करती हैं। और इनसे पूछेंगे भी कि ये जो बेकरी आइटम्स होते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स होती हैं, इनको घर पे ख़ुद से जो है वो बनाना कितना मुश्किल है, और कितना कोई क्रिएटिव इंसान होता है जो ये सारे काम कर सकता है। क्योंकि केक बेकिंग वैसे सुनने में और देखने में बड़ी आसान लगती है, लेकिन उसका टेस्ट, उसको कितना बेक करना है, किस टेम्परेचर पर रखना है और किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, ये बहुत काउंट करता है। जी साइमा। जी सबा, बहुत अच्छे आपने सवालात इस वक्त यहाँ पे जो हैं वो उठाए हैं। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि घर से जो है बेकिंग करना वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। ठीक है, यानी अगर हम कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं घर से, तो उसके लिए अगेन वही आप वाली बात के इसकी मेजरमेंट्स बहुत ज़रूरी है हर चीज़ की। और फिर आप जिस एनवायरनमेंट में घर में काम कर रहे होते हैं वो आपका वर्क एनवायरनमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। घर से काम करने की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन बेकिंग जो है ना पूरी एक साइंस है। ठीक है, और इसमें अगर आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ऐड करेंगी तो रिज़ल्ट आपको बिल्कुल ज़ीरो मिलेगा। तो बेकिंग करने के लिए एक तो आपके पास पूरे प्रोपोर्शंस होना बहुत ज़रूरी है, रेसिपी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, मेजरिंग करना, मेजरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ जो है उसी के बाद वो आपको कोई भी बेकिंग प्रोडक्ट अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है अगर हम प्रोफेशनल बात करें। लेकिन अगर हम बहुत सारे लोग, जैसे अगर आपको कोई शौक़ है, आप घर में बेक करना चाह रही हैं, तो अक्सर लोग ये करते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे कर लेते हैं चीज़ों का। तो जब वो ऊपर नीचे करते हैं तो रिज़ल्ट वो नहीं आता एक चीज़ का, कि भाई कभी वो हार्ड हो जाएगी, कभी भी वो टूटने लग जाएगी, कभी वो राइज ही नहीं होगी। तो फिर लोग कंप्लेंट्स करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हर चीज़, बेकिंग ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उठें और आपने, यानी हल्दी लाल मिर्च की तरह नहीं है कि आपने एक पॉट में डाला और शुरू कर दिया। उसके लिए यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, अबाउट द मेजरमेंट्स। सही, चलिए जी। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि आप कि जिस तरह से आप बता रही हैं कि केक बेकिंग करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मेजरमेंट के साथ करनी चाहिए, लोगों को आप क्या टिप देंगी कि लोग किन बातों का ख्याल रखें व्हाइल दे आर बेकिंग केक और मेकिंग केक? देखें, सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आप कैसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं। ओके, क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं बेकिंग के लिए। सही, बेकिंग बहुत महंगा शौक़ है। सही, ठीक है। तो जब आप बेकिंग करने जा रहे हैं और आप जो चीज़ बाहर खाते हैं वो आप आके चाहते हैं कि आप घर पर बनाएं, उसके लिए आप अपनी प्रोडक्ट्स पे ख़र्चा करें, प्रोडक्ट्स पे, गैजेट्स पे खर्चा करें। यानी आपके पास मेजरिंग स्केल अच्छा हो, आपके पास अवन ज़बरदस्त हो, ज़बरदस्त हो जी। और आपके पास फिर उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़बरदस्त होने चाहिए, और आपके घर में लाइट प्रॉपर आती हो, लाइट प्रॉपर आ रही हो, ताकि अगर आप कोई चीज़, ये बहुत मसले हैं। क्योंकि एक दफ़ा जो है हमारे घर में मेरी खाला वगैरह में से कोई केक बेकिंग करना उन्होंने स्टार्ट की, तो लाइट ने फ्लक्चुएट करना शुरू कर दिया। तो उनको पता लग गया कि वो कराची में है, यानी पाकिस्तान में है, वो वहाँ नहीं है, मुल्क से बाहर से वो आई हुई थी। तो वो बहुत प्रॉब्लम हुई, और उसकी वजह से ना मुझे साइमा ऐसा लगा कि शायद केक में इसलिए कोई कमी रह गई कि प्रॉपर बेक नहीं हो सका, या वो राइज नहीं हुआ, वो राइज नहीं हुआ, ऊपर से राइज हो गया, अंदर से कच्चा रह जाता है, अंदर से कच्चा रह गया। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अवन का बहुत अच्छा इंतखाब करें। अच्छे अवन का इंतखाब बहुत ज़रूरी है अगर आपको बेकिंग करनी है, वरना आपको कभी भी वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो कि हम यूजुअली देख रहे होते हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो बिज़नेस करते हैं, उनको तो पता ही होगा कि भाई बिज़नेस कर रहे हैं, या घर से अगर वो कोई छोटा सा भी अपना सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं, तो अवन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, बीटर्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, मोल्ड्स अच्छे होने चाहिए आपके पास, ताकि आप जो हैं वो जब जिस चीज़ में आप मोल्ड में बेक करने जा रहे हैं तो वो आपके हीट के साथ इतना कंपैटिबल हो कि केक आपका प्रॉपर राइज होके निकल सके।
तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बेकिंग में बहुत देखना पड़ता है, वरना आपकी चीज़ ख़राब हो जाएगी। सही कह रही है बिल्कुल, कि बेकिंग में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना उनको देखना पड़ता है, उनको बड़ा जो है वो नोटिस करना पड़ता है। अच्छा, ज़रा मुझे ये बताएं या ये समझाएं कि बहुत सारे लोग इनिशियली यूट्यूब से या बहुत सारी जगहों से देख के, रेसिपीज से देख के केक बेकिंग करते हैं, और उनमें मैं भी शामिल हूँ, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। मतलब वो जिस तरह से रेसिपी देख के बनाई जा रही होती है, मैंने देखा है कि वो लोग ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं जो कहीं से सीख कर आ रहे होते हैं। ऐसे ही है। तो ये ज़रा बताएं कि वाकई इसको प्रॉपर सीख लेना चाहिए या हो जाता है गुजारा यूट्यूब से या किसी मतलब आप लोगों को सुन के, या क्योंकि एक होता है ना कि आप तो एक्सपीरियंस है ना जी, तो आपके साथ अगर कोई प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होके आप किसी को सिखा रही होंगी तो डेफिनेटली वो बात अलग होगी। जी बिल्कुल। लेकिन केक बेकिंग जो है वो आम रेसिपी की तरह नहीं होती। उसका क्या आपने कितने टेम्परेचर पे रखना है, अंदर से कच्चा है या नहीं है, उसमें कहीं स्मेल ना आ जाए, उसमें प्रॉपर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो होने चाहिए, शुगर लेवल आप उसका चेक करते हैं, फिर आप उसको वो ब्लेंडेड है या नहीं है, मर्ज है तमाम इंग्रेडिएंट्स या नहीं है, कितना सॉफ्ट रखना है, कितना उसको जो है वो ओवर बेक नहीं हाँ ओवर बेक नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें आई गेस खुद प्रैक्टिकल करके ही समझ आ रही होती है, या कर सकते हैं लोग सुन के या देख के, क्योंकि बहुत सारे लोग केक बेकिंग का शौक़ रखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें गाइड करें कि केक बेकिंग का शौक़ रखने वाले जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, प्रॉपर सीखना चाहिए, या इसी तरीके से सोशल मीडिया या यूट्यूब के थ्रू वो सीख सकते हैं। देखिए, और आपका बेकर्स भी है, जी सैम बेकर आई गेस। जी, मैं होम बेस्ड बेकर के तौर पे काम कर रही हूँ। सही। मैं सब अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ, नाजरीन के साथ भी शेयर करती हूँ। मुझे शौक था 14 इयर्स की एज से, बहुत अच्छा। यानी आपका जो टीन एज होता है उससे। और मैं बहुत उल्टा पुल्टा शौक़ अपना पूरा करती रहती थी घर में। जाहिर बात है आपको एक इतना वो भी नहीं होता, जहन भी नहीं होता कि किस तरीके से क्या। और हमारे घर में अवन भी था, लेकिन वो अवन इतना अच्छा नहीं था कि वो प्रॉपर बेकिंग कर सकता। बट मैंने उस शौक़ को अपने आगे जारी रखा और उसको मैंने फिर प्रॉपर यानी सीरियसली मैंने उसको कोशिश की कि मैं इसको अडॉप्ट करूं। और इस मौके पर मुझे जहाँ जहाँ चांसेस मिले मैंने लर्निंग की, इसके बारे में प्रैक्टिकली जाकर सही कोशिश की कि सीखूं जाकर, ताकि देख सकूं और ख़ुद वहाँ पे प्रैक्टिस करने से किसी के अंडर गाइडेंस जब आप काम कर रहे होते हैं ना, उससे सब बहुत फ़र्क पड़ता है। सही, ठीक है, यूट्यूब से भी आप काम कर सकते हैं, मगर बाज़ दफ़ा आपको फ़िज़िकल गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है। हाँ। और ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ खुले हुए हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड खुले हुए हैं, वो इसलिए तो नहीं खुले हुए ना कि वहाँ लोग जा ही रहे हैं ना सीखने के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं, बारीकियाँ जिसे कहना चाहिए, जो आप यूट्यूब से नहीं पिक कर सकते। वो आपको वहीं पे ऑन दी स्पॉट ही आपका टीचर ही गाइड करेगा कि भाई इसमें इतना जैसे कोको पाउडर की हम बात कर लेते हैं इस वक्त। देखें, कोको पाउडर बहुत किस्म के आते हैं। कुछ कोको पाउडर आपके केक को ड्राई कर देते हैं, राइट। कुछ कोको पाउडर ब्लीच्ड होते हैं, यानी उनको डाई किया होता है कोको पाउडर्स को, यानी वो 80% कोको उसमें नहीं होता, वो सिर्फ डाई होके बाजार में बिक रहे होते हैं। ओके, मैं यही बात कर रही हूँ कि आपको अपनी चीज़ की समझ होनी चाहिए कि आप क्या ख़रीद रहे हैं और आप अपनी क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो कोको पाउडर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको आपका टीचर ही गाइड करेगा, जो अच्छा टीचर होता है, कि देखें अगर आप ये वाला कोको पाउडर यूज़ करेंगे तो इससे ये रिज़ल्ट आएगा, ये यूज़ करेंगे तो इससे ये रिज़ल्ट आएगा। तो इस तरीके से अगर आप जाके किसी इदारे से सीखें, कोई वर्कशॉप्स ले लें, छोटी छोटी वर्कशॉप्स ले लें, अगर तो आपको वाकई में शौक़ है और आपने इसको आगे कंटिन्यू करना है, तो मेरे हिसाब से कोर्सेज़ कर लेने चाहिए अगर आप किसी हाई-फाई डिग्री पे नहीं भी जाना चाहते। और यूट्यूब आप साथ में रखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आप किसी हाई-फाई डिग्री पे नहीं भी जाना चाहते तो आपको कोर्स कर लेना चाहिए। साइमा की जो ब्राउनीज़ है वो हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। साइमा, बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए जो ये मज़े की जो ब्राउनी है वो लेकर आई हैं। अच्छा जी, शो का टाइम हो गया एंड अप, और शो को ख़त्म करने से पहले, शो के इख्तिताम की जानिब बढ़ने से पहले, आज हमारे जो सीनियर प्रोड्यूसर है अरकम, उनकी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू। इसके अलावा हम बात करेंगे नो लुक नो लुक नो लुक।
साइम अयूब की। जी हाँ, आज हमारे जो क्रिकेटर हैं, जो हमारे लेजेंड कहना चाहिए कि जितने भी हैं क्रिकेटर्स, वो उनकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं क्योंकि साइम जो है वो आए और आते ही छा गए। और जिस तरीके से उन्होंने अपना डेब्यू किया और अपने आप को मनवाया, तो पड़ोसी मुल्क से लेके पाकिस्तान और पाकिस्तान से लेके ओवरऑल क्रिकेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है साइम। तो साइम, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो जी, शो का टाइम हो गया एंड। अब आज के शो का फीडबैक देना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।